अगर हमारे पास एक और टेबल आ जाए, तीसरी टेबल, तो कैसे ज्वाइन होगा? मैंने आपको कल उसका एक घंटे दिया था, मैं करके दिखा देता हूँ आज। तो दो टेबल हमारे पास ऑलरेडी बन चुकी हैं। एक तीसरी टेबल और बना लेते हैं। क्रिएट टेबल, पीएनबी है, एसबीआई है, मान लीजिए एचडीएफसी बना ली। और इसके अंदर भी अकाउंट नंबर कुछ दे दिया, इंटीजर टाइप का। इसके अंदर भी बैलेंस दे दिया, मान लीजिए फ्लोट टाइप का। और इसके अंदर भी आधार दे दिया, मान लीजिए इंटीजर टाइप का। इंसर्ट इनटू एचडीएफसी वैल्यू, इसका अकाउंट नंबर 301, एचडीएफसी बैलेंस 7,000, 301 का आधार नंबर 1234 कर दिया। एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, 302, 8,000 बैलेंस कर दिया। और 4567। तो हमारे पास अब तीन टेबल हैं। अगर तीनों टेबल को अगर मैं देखूं तो सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पीएनबी, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एसबीआई, और तीसरा हो गया सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एचडीएफसी। अब मुझे क्या करना है? मुझे इन तीनों में जो कॉमन हमारे आधार पर डेटा है वो मुझे चाहिए। तो बहुत सारे कस्टमर मुझे मिल जाएंगे जिन्होंने तीनों बैंक में अपना खाता खुलवा रखा है, और अगर मुझे उनका सम पता करना होगा तो सम निकल ही आएगा फिर। ठीक है। तो दो तरीके से इस काम को किया जा सकता है। कैसे करेंगे? तो अगर मेरे पास तीन टेबल है, चार टेबल है, पांच टेबल है, तो उनके साथ जब मैं ज्वाइन चलाता हूँ तो दो अप्रोचेस होती हैं, दोनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं। पहली अप्रोच क्या होती है? मैं लिखूंगा यहाँ पर सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पीएनबी, इनर ज्वाइन। अब इनर ज्वाइन को मैं फोकस कर रहा हूँ, और इनर ज्वाइन के बाद मैं यहाँ पर ब्रैकेट में उन टेबल्स का नाम रखूंगा जो दो और हैं। तो एक का नाम है एसबीआई और एक का नाम है एचडीएफसी। तो अब मुझे कंडीशन लगानी है ऑन के साथ। कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि पीएनबी टेबल में जो आधार है वो मैच होना चाहिए एसबीआई टेबल के आधार से। तो पहली कंडीशन में इस टेबल के कॉलम को इस टेबल के कॉलम से मैच कराया। अब हम चाहते हैं कि जो रिकॉर्ड मुझे मिले वो हमारा इस टेबल में भी होना चाहिए। दैट मीन्स इस टेबल में जो आधार है वो इससे भी मैच हो, एज वेल एज इस टेबल का आधार इससे भी मैच होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एंड लगाएंगे। एंड पीएनबी डॉट आधार हमारा बराबर है एच डी एफ सी डॉट आधार। दैट्स इट। अब तो यहाँ पर मैं पांच टेबल लिख देता, T1, T2, T3, T4, T5। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो एक कॉलम है वो कॉलम इन सब के अंदर होगा। नाम अलग अलग हो सकता है लेकिन उसकी जो वैल्यूज हैं वो सब में मिलेंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? एक एक के साथ मैचिंग करेंगे। इस वाली टेबल का कॉलम पहली टेबल के कॉलम से मैच करेंगे, इसका वही कॉलम दूसरे वाले से मैच करेंगे, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। इससे मुझे क्या मिल जाएगा? इससे मुझे क्या मिलेगा? इन तीनों टेबल में आधार के बेस पर जो हमारे कॉमन रिकॉर्ड्स हैं वो मुझे मिल जाएंगे। तो अगर हम मैनुअली देखें तो मैनुअली एक ही रिकॉर्ड है, आधार 1234 वाला, जो यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है। ठीक है, तो एक ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक ही कस्टमर ऐसा है जिसका तीनों बैंकों में खाता है। पीएनबी में इतना बैलेंस पड़ा हुआ है, एसबीआई में इतना बैलेंस पड़ा हुआ है, और एचडीएफसी में इसका इतना बैलेंस। टोटल सब निकालना है तो कल मैंने सिखाई दिया था। तो इस बार +3 पे लगाओगे दो की जगह। तो ये हो गया पहला तरीका।
तो अभी जो आप कह रहे हो वो एक इंटरफेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो। आप कह रहे हो कि ये आप हो और आपके सामने कोई एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर एक टेक्स्ट फील्ड है, एंटर आधार नंबर। आपने यहाँ पर आधार नंबर एंटर करा और बटन लगाया फैच। फैच के क्लिक पर आप चाहते हो डेटा आ जाए, तो फैच के बटन के क्लिक पर आपको ये क्वारी लिखनी पड़ेगी। अल्टीमेटली क्वारी तो आपको ये लिखनी पड़ेगी। अब ये क्वारी इस इंसान को लिखनी नहीं आती है, तो जिस इंसान ने ये सॉफ्टवेयर बनाया, जिसका ये इंटरफेस है, उसने बटन के क्लिक के पीछे ये क्वारी लिखी हो, अल्टीमेटली क्वारी तो चलेगी। आप हैं? डाल दिया आधार नंबर टेक्स्ट फील्ड में। अब अभी कैसा मैच हुआ ये बताओ। अभी इस क्वारी को लिखने से मैच हुआ नहीं हुआ? आप फेसबुक चलाते हो, आप फेसबुक चलाते हो, बटन पे क्लिक करते हो, सबमिट, लॉगिन, अपलोड, डाउनलोड, उसके पीछे का लॉजिक देखा कभी आपने क्या लिखा है? हमें तो बस लगता है, हमें क्लिक करते हो काम हो गया। तो जिस इंसान ने फेसबुक बनाई होगी वो हमारे जैसा प्रोग्रामर होगा, उसने उस बटन के पीछे, उस लिंक के पीछे कोड भरा होगा। तो भाई मैं बता रहा हूँ आपको, इंटरफेस के साथ ऐड कर। तो आधार पे तो आपने चलाया ही है, जरूरत ही क्या फिर लगाने की आधार पे। चलो ये हो गया पहला तरीका, है ना, तीन टेबल पर ज्वाइन लगाने का। अब दूसरा तरीका क्या है इसी काम को करने का? नेस्टेड क्वेरी लिखकर, सब क्वेरी लिखकर या नेस्टेड क्वेरी लिखकर आप इस काम को कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम पीएनबी इनर ज्वाइन। अब पहले दो टेबल उठा लो, पीएनबी और एसबीआई। ठीक है, तो अभी हम दो टेबल पर इनर ज्वाइन कर रहे हैं। ऑन वही पीएनबी डॉट आधार मैच होना चाहिए किससे? पीएनबी डॉट, सॉरी, एसबीआई डॉट आधार। अब ये एक क्वेरी हो गई। इस क्वेरी में जो इनर ज्वाइन है वो हमारा इसके और इसके साथ हमारा चल रहा है। अब इसी के आगे मैं एक इनर ज्वाइन और लगा सकता हूँ, एंटर मार देते हैं, इनर ज्वाइन। अब ये जो इनर ज्वाइन है, ये इनर ज्वाइन हमारा दो टेबल मांगेगा, है ना। तो इस इनर ज्वाइन की दो टेबल में एक तो ये हो गई पीएनबी जो इसके पहले लिखी है, और एक इसके बाद वाली हो गई। अब इस वाले इनर ज्वाइन की दो टेबल कहाँ से लाओगे? तो एक टेबल जो ये लिखी है और एक जो अभी आप लिखने वाले हो, क्या लिखने वाले हो यहाँ पर? एच डी एफ। ठीक है, इनर ज्वाइन एच डी एफ सी ऑन। अब क्या करोगे? इस वाली टेबल का कोई कॉलम उठा लो और इस वाली टेबल का कोई कॉलम उठा लो, उनको आप मैच कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? सेम एस बी आई डॉट आधार बराबर हो एच डी एफ सी डॉट आधार। तो दोनों में से आप कोई भी क्वेरी लिख सकते हैं। इस वाली क्वेरी का एक फायदा है, नेस्टेड क्वेरी
या सब क्वेरी की फॉर्म में जब मल्टीपल टेबल पे ज्वाइन लगाते हैं तो इसका एक एडवांटेज कहाँ मिलेगा। मान लीजिए 3 टेबल है मेरे पास, T1 टेबल है, इसमें 2 कॉलम है, T1 T2, और एक दूसरी टेबल है T2, इसमें कॉलम का नाम है C2 C3, ठीक है। और एक तीसरी टेबल भी है C3, इसमें कॉलम का नाम मान लीजिए C3 C4 कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इन तीनों टेबल से वो रिकॉर्ड फैच करना चाहता हूँ जहां पर इन दोनों टेबल में यहाँ पर वैल्यू सेम हो, एंड साथ ही साथ इन दोनों टेबल के C3 कॉलम में सेम हो। मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए जो T1 T2 टेबल में अकॉर्डिंग टू C2 कॉलम सेम होने चाहिए। साथ ही साथ T2 और T3 को भी देखिए, और T2 T3 में जो C3 कॉलम है इसमें भी सेम होने चाहिए। तो मैं आराम से क्या बना सकता हूँ, अपनी नेस्टेड क्वेरी के थ्रू ज्वाइन बना सकता हूँ। कैसे बनाऊंगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम T1 इनर ज्वाइन T2 ऑन T1 डॉट C2 इक्वल टू T2 डॉट C2, ठीक है। फिर इनर ज्वाइन T3, और उसके बाद क्या लिखोगे, इनर ज्वाइन के बाद ऑन T2 डॉट C3 इक्वल टू T3 डॉट C3, ठीक है। तो ये नेस्टेड वाली जो अप्रोच है ये हमारा तब काम कर रही है, पहले दूसरे में कुछ कॉमन है और दूसरे तीसरे में कुछ कॉमन है तो हम ला सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। चलो, अब जैसा कि इन्होंने क्वेश्चन पूछा था उसको एक बार मैं समझने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास 3 टेबल है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या आरबीआई को सारे खाते की डिटेल चाहिए, जिस बैंक के पास जितने खाते हैं सब ले आओ। तो मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ आरबीआई नाम से। उस आरबीआई टेबल में जितनी बैंक खुली हुई हैं, हर बैंक में जितने खाते खुले हुए हैं सबको ले आओ टोटल। यानी कि अभी अगर मैं मैनुअली देखूं तो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 6, 2 यहाँ पर है, 8। एक टेबल बनाओ जिसमें 8 रिकॉर्ड आ जाए, 8 अकाउंट आ जाए। तो तीनों को मर्ज करना मैं चाहता हूँ। कैसे करेंगे मर्ज, यहाँ पर तो हमारे पास क्या तरीका हो सकता है। एक तरीका हो सकता है कि एक तीसरी टेबल, एक चौथी टेबल बना लो जिसके अंदर इस काम को कर सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि एग्जिस्टिंग टेबल के आगे अपेंड कर दो। मीन, मान लीजिए मेरे पास एक ऑलरेडी टेबल चल रही है, ठीक है, इसमें 2 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, एक टेबल और है इसमें 3 पड़े हुए हैं। पहला रास्ता, सर तीसरी टेबल मत बनाओ, T2 के आगे ही इन दोनों को ऐड करो। दूसरा रास्ता, सर T1 T2 में कुछ मत करो, एक तीसरी टेबल बना दो T3, इसके अंदर पहले T1 के रिकॉर्ड आ जाएं फिर T2 के रिकॉर्ड आ जाएं, फिर जितने के कहेंगे उतने के आ जाएंगे। तो जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है वैसा हम कर सकते हैं। तो थिंग इज कि यहाँ पर एक टेबल के रिकॉर्ड को दूसरे टेबल में कॉपी कैसे करना, दोनों ही केस में एक ही सेम सेंस आएगा। एक टेबल के रिकॉर्ड को दूसरे टेबल में कॉपी कैसे करते हैं। बल्क इंसर्ट करना सीखा हमने सीएसवी फाइल, यहाँ कोई सीएसवी फाइल नहीं। अब ऐसा हम नहीं सोचेंगे कि पहले एक टेबल के रिकॉर्ड को उठाकर किसी सीएसवी फाइल में सेव कर देंगे, फिर उस सीएसवी फाइल को हम लोड कर देंगे दूसरे टेबल में। पॉसिबल रास्ता तो है बट फिजिबल नहीं होगा। आप टेबल टू टेबल डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल टू टेबल बल्क इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे टेबल टू टेबल बल्क इंसर्ट, उसकी बात करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं एक नई टेबल बना लेता हूँ, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम कर दिया मान लीजिए आरबीआई। आरबीआई टेबल के अंदर मैंने यहाँ पर 3 कॉलम बना लिए, ठीक है।
एक अकाउंट नंबर बना दिया सिंपली, एक बैलेंस बना दिया सिंपली, और यहाँ पर मैंने बैलेंस के बाद तीन ही है बस, बैलेंस, फ्लोट और आधार एंट्री। खाली टेबल है एकदम, कुछ नहीं है इसके अंदर। अब मैं इस टेबल के अंदर पीएनबी वाले टेबल के रिकॉर्ड को कॉपी करता हूँ। 3 है, 30 है, 3 लाख है, 3 करोड़ है, जितने भी हैं सारे कॉपी होंगे एक लाइन लिखने पर। इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम क्या है हमारा, आरबीआई। अब उसके बाद हम क्या लगाते थे, वैल्यूज लगाते थे। वैल्यूज नहीं लगाएंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेलेक्ट कमांड लिखेंगे। तो इंसर्ट के साथ सेलेक्ट कमांड को कंबाइन किया जाता है। कब, जब किसी एग्जिस्टिंग टेबल के रिकॉर्ड को एक दूसरी टेबल में इंसर्ट करते हैं। तो जिस टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं उसके साथ पे इंसर्ट क्वेरी चल रही है, और जिस टेबल से लाकर इंसर्ट करेंगे पहले उस टेबल पे सेलेक्ट क्वेरी चलाएंगे। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पीएन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कीवर्ड और लगाते हैं, एज। इंसर्ट इनटू आरबीआई एज सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पीएन। इसका मतलब है इस कमांड के चलने से पहले आपको समझना होगा किस टेबल से कितने रिकॉर्ड कितने कॉलम के साथ आएंगे। तो इन 3 क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। जो मैंने हाईलाइट करा हुआ है पोर्शन, इसके चलने से किस टेबल से कितने रिकॉर्ड कितने कॉलम्स के साथ आएंगे। हाँ, पीएनबी टेबल से सारे रिकॉर्ड्स आएंगे और सारे कॉलम्स आएंगे। अच्छा, आपके मन में सारे रिकॉर्ड्स की बात क्या देख कर आई इस क्वेरी में? दोबारा सोच लो, आता हुआ गलत हो जाएगा। इंटरव्यू में जाओगे बोलोगे मैंने तो सही बता कर दिया था, मेरा कॉल नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हम अपने आप को सही मानेंगे। हम पिछले कई घंटों से एसक्यूएल पढ़ रहे हैं। मैंने इस बात को कम से कम नहीं तो 15-20 बार बोला होगा, 21वीं बार में फिर बोल रहा हूँ। अपने आप को समझाओ कि एस्ट्रिक्ट का मतलब ऑल रिकॉर्ड नहीं होता, एस्ट्रिक्ट का मतलब होता है ऑल कॉलम। इस एस्ट्रिक्ट को देखकर मुझे ये कभी पता नहीं चलेगा रिकॉर्ड कितने आएंगे, इसको देखकर मुझे पता चलेगा कॉलम सारे आएंगे। पता आपकी समस्या क्या है यहाँ पर? आपकी समस्या यह है कि आप रिकॉर्ड वर्ड को इंटरप्रेट नहीं कर पाए कि रिकॉर्ड वर्ड का मतलब क्या होता है। आपने फटाफट से एस्ट्रिक्ट को देखकर उसको रिकॉर्ड मान लिया, क्योंकि आपका दिमाग कहीं ना कहीं सोच बैठा है रिकॉर्ड और कॉलम एक ही बात होती है। अरे नहीं मेरे भाई, रिकॉर्ड और कॉलम अलग बात होती है। रिकॉर्ड मतलब रो, रोज को रिकॉर्ड कहते हैं। आप बोलोगे सर रोज ही बोल देते हैं, इंटरव्यूअर नहीं बोलेगा ना, वो रोज नहीं बोलेगा, वो रिकॉर्ड बोलेगा। मैं तो चलो बोल दूंगा रोज, वो नहीं बोलेगा सामने वाला, वो रिकॉर्ड बोलेगा। टपल बोल सकता है, टपल। अब टपल बोल देगा तो फिर फंस जाओगे, पता नहीं क्या पूछ लिया पूछने वाले ने। इसी को रो कहते हैं, इसी को रिकॉर्ड कहते हैं, इसी को टपल कहते हैं। पाइथन क्यों चले जाओगे? जरूरी है हर किसी को जो डेटाबेस पढ़ेगा पाइथन पढ़ता होगा? वो तो कोइंसिडेंस है कि पाइथन भी इस नाम से एक टॉपिक होता है। एक्चुअल में तो टपल का नाम यहाँ पे टपल था, तो अगर यहीं से उठा कर पाइथन ने दिया है उसमें टपल का नाम। ठीक है, बराबर। अब ये है कॉलम। तो सेलेक्ट के बाद जो मैं एस्टेरिक लगा रहा हूँ ये बताता है कॉलम्स कितने आएंगे, और रिकॉर्ड्स कितने आते हैं वो तो वेयर बताता है ना। अगर मैं लगाता वेयर बैलेंस ग्रेटर देन 5000, तो सिर्फ वो रोज वो रिकॉर्ड फिल्टर होकर या सेलेक्ट होकर आते हैं जहां पर बैलेंस 5000 से ज्यादा है। तो मैंने कोई वेयर तो लगाया ही नहीं है। तो जब किसी सेलेक्ट क्वेरी में वेयर नहीं लगाते हैं, डिलीट क्वेरी में वेयर नहीं लगाते हैं, अपडेट क्वेरी में वेयर नहीं लगाते हैं, तो तीनों क्वेरीज में बाय डिफॉल्ट ऑल रिकॉर्ड को कंसीडर किया जाता है। डिलीट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, सेलेक्ट क्वेरी, इन तीनों में अगर आपने वेयर नहीं लगाया तो ऑटोमेटिकली ऑल रिकॉर्ड्स की बात हो रही है। हमारा एसक्यूएल खत्म होने को है, बस 1-2 क्लास रह गई है, और अभी मैं आपको पहली क्लास पढ़ा रहा हूँ फिर से। पहली क्लास है। अब सोचो आप कब से पढ़ रहे हो पाइथन,
अगर मैं आज आपको पाइथन की पहली क्लास पढ़ा दूं तो आपको सब कुछ नया ही लगेगा। तो ये कभी ना खत्म होने वाली बातें हैं, आपको अपने एंड पर घर जाकर प्रैक्टिस करना है, यही इसका समाधान है, दूसरा कोई समाधान नहीं। ठीक है, फिलहाल तो इस सेलेक्ट कमांड से सारे रिकॉर्ड, सारे कॉलम सिलेक्ट होकर आएंगे। अब जो भी आएगा, क्या वो इसके कंपैटिबल है? इस टेबल में कितने कॉलम है? अगर इसमें 2 कॉलम हुए और यहाँ से 3 कॉलम सेलेक्ट होकर आ रहे हैं तो एरर नहीं आ जाएगी? यहाँ पर 5 कॉलम हुए और यहाँ से 3 ही कॉलम आ रहे हैं, तो कौन से 3 कॉलम में डेटा मैप होगा? भाई ऐसे देखो ना, ये जो पहली टेबल है, मान लो आरबीआई, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इसमें C1 कॉलम है, C2 कॉलम है, C3 कॉलम है, C4 कॉलम है। और जो दूसरी टेबल है पीएनबी, इसमें मान लो 3 ही कॉलम है, एक का नाम कर दिया X1, एक का नाम कर दिया X2, एक का नाम कर दिया X3। इस कमांड का मतलब है तीनों कॉलम सारे रिकॉर्ड के साथ चलेंगे। चलेंगे तो ठीक है, लेकिन जहां पहुंचेंगे वहां कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि यहाँ तो 4 कॉलम है, तो एक रिकॉर्ड जब यहाँ पर आएगा तो वहां पर 4 कॉलम बताने पड़ेंगे, और जबकि जो मैं रिकॉर्ड ला रहा हूँ उसमें 3 ही कॉलम होंगे। तो इसका मतलब क्या है, इस कमांड को चलने के लिए कुछ शर्तें होंगी। वो पहली शर्त यही है, क्या, कि जिस टेबल में आप इस तरह से इंसर्ट कर रहे हैं उसमें उतने ही कॉलम होने चाहिए जितने आप सेलेक्ट करके ला रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पीएनबी टेबल में 3 ही कॉलम होने चाहिए, इसमें मान लो 50 कॉलम है, पीएनबी टेबल में 50 कॉलम है, तो आप 50 सेलेक्ट मत करो, कितने करो, 4 करोगे, क्योंकि जहां जा रहे हो वहां पर 4 कॉलम मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने ये नहीं बोला कि जो ढांचा इस टेबल का वो ढांचा इसका भी होना चाहिए, ढांचा अलग हो सकता है, आपको सेम करना पड़ेगा, जितने कॉलम है जहां जा रहा है डेटा, जहां से आ रहा है उतने ही सिलेक्ट करो फिर। दूसरा, ऑर्डर सेम होगा, X1 कॉलम C1 कॉलम में मैप होगा, X2 कॉलम C2 में मैप होगा, X3 कॉलम C3 में, बाय डिफॉल्ट सेम ऑर्डर में मैप होंगे। आपको अगर बदलना है तो आप यहाँ कॉमा लगाकर ब्रैकेट में बताएंगे कि इसका पहला कॉलम इसके इस कॉलम में मैप होना चाहिए, इसका दूसरा कॉलम इसके इसमें मैप होना चाहिए, जैसे हम बताते थे नॉर्मल इंसर्ट करते समय, तो बताना पड़ेगा आप। तीसरा, पहले कॉलम का डेटा टाइप यहाँ इंटीजर है तो यहाँ भी इंटीजर होना चाहिए, ऐसा नहीं है ये इंटीजर ये वैर कह रहे हैं। तो गिनती बराबर नहीं कर देनी है, गिनती के साथ साथ कॉलम का डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए, तभी तो ये डेटा इस कॉलम का इस कॉलम में चला जाएगा। अब ये इंटीजर ये स्ट्रिंग में कैसे चला जाएगा भाई? तो ये सारी बातें जब फुलफिल हो रही होंगी तब ये कमांड चलती है, और अगर ये सारी बातें फुलफिल नहीं है तो इस कमांड को आप और अच्छे से लिखेंगे और इसमें चीजें ऐड कर देंगे। तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है एग्जिस्टिंग टेबल के डेटा को एक दूसरी टेबल में कॉपी करने के। इसमें ढेरों इफ एंड बट हैं, इसमें ढेरों इफ एंड बट हैं, इसमें कम कॉलम है इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है इसमें कम है, इसमें कॉलम का डेटा टाइप कुछ और है इसमें कुछ और है, पता नहीं कितने इफ एंड बट होंगे। ठीक है, तो मैं सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म चलाकर आपको दिखा दूं। देखो कहाँ गलती करी मैंने, इंसर्ट इनटू आरबीआई एज सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पीएनबी। चलना तो चाहिए, टाइम खराब नहीं करेंगे अपना। ना 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 ना, अभी एक मिनट रुको, कोई छोटा मोटा ही सिंटैक्स आ रहा था। इंसर्ट इनटू टेबल नेम एज नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम आरबीआई करूँ, आरबीआई टेबल में ये डेटा आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें एसबीआई वाला डेटा भी कॉपी करना है। क्या करोगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एसबीआई, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एचडीएफ, सारा डेटा आ गया। अब मुझे इसमें
जहां जहां आधार सेम है उनका बैलेंस का सम चाहिए। कैसे निकालोगे? आरबीआई के पास सारे कस्टमर का डेटा आ गया हर बैंक से। अब आरबीआई को वो क्वेरी चलानी है जिससे हम क्या पता कर पाए, जहां जहां पर आधार सेम है उनका जितने भी बैंकों में खाते हैं उन सबका सम आ जाएगा। तो मैं टाइम नहीं लगाऊंगा कि मुझे आगे बढ़ा, लेकिन ये क्लियर है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ पढ़ा चुका हूँ आपको। सेलेक्ट करना है क्या? सम, सम ऑफ बैलेंस, ठीक है, और साथ में आधार भी फ्रॉम आरबीआई टेबल, ग्रुप बाई, ग्रुप बाई आधार। ठीक है, तो आधार नंबर 1234 का बैलेंस टोटल है 17,000, 1235 का सम है 4,000, 1236 का 12,000। तो 1234 का सम 17,000 है। देख लो 1234 5,000 यहाँ पर है, 1234 5,000 यहाँ पे 10,000, 1234 7 ही है, हो गया 17,000। ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि मान लीजिए कोई भी टेबल में और बना देता हूँ, डमी टेबल बना देता हूँ, क्रिएट टेबल HDFC की जगह मान लो ICICI कर दी, चाहे ICICI, कितने आएंगे इसमें? इसमें 4 कॉलम कर दिए, एक चौथा कॉलम भी कर दिया। चौथा कॉलम क्या कर देते हैं, मान लो एज कॉलम कर दें ना, बस समझने के लिए कि ऐसी सिचुएशन आने पर क्या होता है। इंसर्ट इनटू ICICI वैल्यू, 2 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। अकाउंट नंबर इसका 401, बैलेंस मान लो 2,000 कर दिया, आधार 1234 कर दिया, और यहाँ पर एज इसकी 22 साल कर दी। एक ही रिकॉर्ड कर दिया है ना, अपना काम तो एक से हो ही जाएगा। अब मैंने कहा भाई इसका रिकॉर्ड भी आरबीआई में इंसर्ट होना चाहिए। इस टेबल में अब जितने भी रिकॉर्ड अभी एक ही है, 50 हो सकते हैं, 1,000 हो सकते हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट है कि जाएगा कैसे, क्योंकि 4 कॉलम के साथ है और आरबीआई टेबल में 3 ही कॉलम। ठीक है, तो वो हमें सीखना है। तो इंसर्ट इनटू आरबीआई सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम ICICI, जैसे मैं करूंगा एरर आनी चाहिए, कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट। क्लियर हो गई बात? इसी तरह से आरबीआई में अगर 5 कॉलम होते तो भी एरर आती सेम। तो बाय डिफॉल्ट जो क्वेरी है ये सेम नंबर ऑफ कॉलम की बात कर रही है, सेम ऑर्डर में कॉलम हमारे मैप होंगे। अब सर हम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम सारे कॉलम क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं सर? तो आप स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करो ना, यहाँ से 3 ही करो। एक ICICI अकाउंट नंबर आ गया, दूसरा बैलेंस आ गया, और तीसरा क्या है, आधार। अब सेलेक्ट करोगे तो आगे सर। अब ऐसा अगर होता कि मान लीजिए ICICI टेबल में यहाँ पर पहले होता आधार, यहाँ होता अकाउंट नंबर, यहाँ होता बैलेंस, तो फिर कैसे करते? एस्ट्रिक वाला काम नहीं करते, तो फिर स्पेसिफिक ऑर्डर में कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और फिर उनको इंसर्ट करेंगे। भाई यहाँ भी तो हम स्पेसिफिक नाम लिख ही रहे हैं, तो हम पहले लिख देंगे क्या, जो भी था वो लिखेंगे। तो यहाँ पर पहला कॉलम का नाम क्या लिखना चाहिए भाई, जो इस टेबल के कंपेटेबल है पहले कॉलम। अब इस आरबीआई टेबल में पहले कॉलम का नाम क्या है वो मैटर नहीं करता है, उसका कंपेटेबिलिटी, दैट मीन्स उसका डेटा टाइप क्या है, और इसका जो डेटा टाइप है पहला कॉलम सेलेक्ट होकर आ रहा है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, और अगर यहाँ पे अलग है तो यहाँ भी तो आप ऐसा कर ही सकते हो, ये तो आपको बता ही दिया क्या है कि जब आप इंसर्ट करोगे तो यहाँ भी तो आप अपना बता सकते हो ब्रैकेट लगा के
कॉलम के नाम, कि किस ऑर्डर में चाहिए, इस ऑर्डर में चाहिए। तो ये कॉलम आपके बताएगा पहले कॉलम में मैप होगा, ये कॉलम बताएगा दूसरे में मैप होगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह से अब आप आसानी से किसी भी टेबल का डेटा किसी दूसरी टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं। इस बात से अब आपको शायद ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि जहाँ से डेटा आ रहा है उसमें कितने कॉलम है और जहाँ डेटा जा रहा है वहाँ कितने कॉलम है। आप अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं कि इन कॉलम का डेटा उन कॉलम्स में जाएगा। ठीक है। जरूरी है कि किसी टेबल के सारे रिकॉर्ड ही मैं एक दूसरे टेबल में इंसर्ट करूँ? नहीं। मैं ऐसा कर सकता था कि पीएनबी टेबल से सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करूंगा जहां पर जिनका बैलेंस 10,000 से ज्यादा है। आरबीआई को सिर्फ उन लोगों का खाता देखना है जहां पर 10,000 से ज्यादा बैलेंस है, मान लीजिए। तो क्या लगा दूंगा? इंसर्ट इनटू टेबल नेम, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर। तो वेयर लगा दूंगा तो सेलेक्ट के साथ फिल्ट्रेशन हो जाएगा, जो फिल्टर होकर रिकॉर्ड आएंगे सेलेक्ट वाले वही मेरे इंसर्ट वाले में इंसर्ट होंगे। चलो अब आगे चलते हैं। ये संभाली क्वेरी है, ऑलरेडी इसको हम पहले पढ़ चुके हैं और ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था इसको। अब कभी कभी हम क्या करते हैं, काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखते हैं। जैसे मैंने ज्वाइन की क्वेरी लिखी, काफ़ी नेस्टेड क्वेरी लिखनी पड़ गई मुझे, या ये वाली क्वेरी हो गई। तो कई क्वेरीज ऐसी होती हैं जो काफ़ी हमारे लिए लिखने में टाइम लगता है, मल्टी लाइन क्वेरी स्पेशली, है ना, जहाँ पर 3-4 लाइन लग जाती हैं एक काम को पूरा करवाने के लिए। तो अगर मुझे वही क्वेरी मान लीजिए फिर से यूज़ करनी है, तो अभी तो अप डाउन एरो कीज हैं, आ जाती है ना, लेकिन अप डाउन एरो की से पूरी क्वेरी तो एक साथ नहीं आएगी, एक लाइन आएगी, वो मल्टी लाइन क्वेरी एक साथ अप डाउन एरो की से नहीं आएगी। तो एक तरीका मैंने बताया कि भी आप नोट पैड पर कॉपी करके रख लो और जब दोबारा कभी जरूरत पड़ेगी नोट पैड से उठा के पेस्ट मार देना। जनरली मैं कर ही रहा हूँ कुछ कुछ समय पर ऐसा ना, ये नोट पैड फाइल है मेरी, मैंने बना के रखी हुई है, तो मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा और जहाँ जरूरत होगी मैं चेंज कर दूंगा अपना। तीसरा तरीका, तीसरा तरीका डेटाबेस ने ही दिया है, ये तो हमारे तरीके हैं कि हम अप डाउन एरो की कर रहे हैं या हम नोटपैड पे सेव करके उसे फिर बार बार यूज कर रहे हैं, तो हमारे अपने तरीके हो गए। डेटाबेस का अपना तरीका होता है, क्या? उसको बोलते हैं व्यू। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एसक्यूएल के अंदर, उसका नाम है व्यू। ये भी इंटरव्यू के अंदर काफी पूछा जाता है कि डेटाबेस व्यूज क्या होते हैं। तो व्यू को हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से अगर डिफाइन करें, तो व्यू इज नथिंग, व्यू इज व्हाट? व्यू इज ए क्वेरी स्टोरेज, जहां पर हमारी लिखी क्वेरी को डेटाबेस में कहीं स्टोर कर लिया जाता है। तो वो जगह क्या कहलाती है, या वो डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? व्यू कहलाता है, जिसमें हमारी क्वेरी जाके सेव हो जाती है। अब उस क्वेरी को दोबारा अगर मुझे चलाना है तो मैं व्यू को चला दूँ, मुझे पूरी क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है। मान लो 10 लाइन की मैंने क्वेरी लिखी, अब उस 10 लाइन की क्वेरी को मुझे पता है कि 2-4 दिन बाद फिर से यूज करना है, या मुझे आज ही कई बार यूज करना होगा अलग अलग टाइम पर। तो मैंने क्या करा, उस 10 लाइन की क्वेरी को एक व्यू में सेव कर दिया। अब जब भी मुझे वो 10 लाइन की क्वेरी चलानी है, बस एक लाइन लिखनी है व्यू चलाने की। तो व्यू कैसे रन कराते हैं वो सीखना होगा, व्यू बनाते कैसे हैं वो सीखना होगा। एक बार अगर ये आ जाएगा तो हमारा क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है। तो जो हमारा ये टर्म है, इसको आप क्वेरी स्टोरेज बोलें या आप इसको क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन बोलें, एक ही बात। ये तो हो गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई पूछे व्यू क्या होता है ना। अब अगर हम बुकिश डेफिनेशन की बात करें,
किसी किताब को खोल के पढ़ेंगे या किसी यूट्यूब चैनल को देखेंगे या कोई ऑनलाइन ट्यूटोरियल पढ़ेंगे, तो किताबों में व्यू के बारे में लिखा हुआ है, व्यू इज ए वर्चुअल टेबल। व्यू इज ए वर्चुअल टेबल, काल्पनिक टेबल जो है ही नहीं, जो एग्जिस्ट नहीं करती है। ऐसी टेबल जो एग्जिस्ट नहीं करती है उसको हम क्या कहते हैं, व्यू कहते हैं। अब क्यों ये सारी बातें करी गई हैं, अभी इनको समझेंगे। तो अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे एसबीआई और पीएनबी टेबल जो मैंने कल बनाई थी, मान लीजिए उनमें से कॉमन रिकॉर्ड चाहिए, सिर्फ दो टेबल पर कॉमन रिकॉर्ड मान लीजिए मुझे चाहिए, है ना। तो वो क्वेरी मैं लिख सकता हूँ, ये रही, सेलेक्ट एस्पेक्ट फ्रॉम पीएनबी इनर ज्वाइन एसबीआई ऑन पीएनबी आधार। ये आपका डेटा सेलेक्ट होकर आ गया। अब इस क्वेरी को मैं और भी कॉम्प्लेक्स कर सकता था। कैसे कि सर मुझे यहाँ पर क्या करना है, आधार नंबर ये आ रहा है दोनों टेबल का, मुझे आधार नंबर एक ही बार चाहिए, मैं दो दो बार आधार नंबर क्यों देख रहा हूँ, मैं एक ही बार देखना, क्योंकि आपने एस्टेक लगाया है सारे कॉलम और सारे कॉलम। तो फिर अब मैंने क्या करा, मैंने स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करे, तो मैं एस्टेक को छोड़ना चाहता हूँ। तो मैं लिखा यहाँ पर कि भाई पीएनबी टेबल से हमारा पीएनबी का अकाउंट नंबर आना चाहिए, है जी। नहीं नेचुरल, बिल्कुल आप नेचुरल ज्वाइन लगा सकते हैं। थिंग इज हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में इनर ज्वाइन है एक, और इनर ज्वाइन में मुझे ऐसा करना, तो हम नेचुरल ज्वाइन बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा मान के चलो कि दोनों टेबल में आधार का नाम आधार ना होकर एक में कुछ है एक में कुछ है, तो अब नेचुरल ज्वाइन तो चलेगा नहीं, फिर मुझे इनर ज्वाइन लगाना पड़ेगा। फिर भी मैं आधार को एक ही बार देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो पीएनबी अकाउंट नंबर, पीएनबी बैलेंस, और एसबीआई अकाउंट नंबर, एसबीआई बैलेंस, एसबीआई डॉट आधार, हाँ, एसबीआई डॉट एसबीआई अंडर स्कोर बैलेंस, बाकी सब सही है, देख लो। पीएनबी में भी तो पहली बार लिखने में भी मुझे सोचना पड़ रहा है, टाइम लग रहा है, एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, एफर्ट लग रहे हैं मेरे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इस क्वेरी को व्यू में सेव कर दो, ताकि दोबारा जरूरत पड़े आज कल परसों 10 दिन बाद 20 दिन बाद 50 दिन बाद, तो मुझे ये सब लिखना ना पड़े। तो मैं क्या बनाना चाहता हूँ, इस क्वेरी को एक व्यू में सेव करना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्रिएट व्यू, जैसे क्रिएट टेबल, क्रिएट डेटाबेस, है ना, उसी तरह से क्रिएट व्यू। तो डेटाबेस में कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो, तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट का मतलब है वो डेफिनेशन जिनमें कुछ रखा जाता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। डेटाबेस ऑब्जेक्ट में सबसे पहले तो टेबल ही पढ़ी थी हमने, टेबल हो गया, अभी पढ़ रहे हैं व्यू, फिर एक होता है प्रोसीजर, तो आगे चल के पढ़ेंगे अभी, एक होता है फंक्शन, एक होता है ट्रिगर। तो ये सब क्या होते हैं, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इन सब में मेन ऑब्जेक्ट होता है टेबल, और बाकी सारे ऑब्जेक्ट टेबल को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ ये बनाना सीख रहे हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं इन चीजों। तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स पे पूछे क्या क्या होता है, टेबल, व्यू, प्रोसीजर, फंक्शन, ट्रिगर, ये सब क्या होते हैं, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हम बना सकते हैं डेटाबेस में। डेटाबेस ऑब्जेक्ट जिसको हम डेटाबेस में बना सकते हैं वो डेटाबेस ऑब्जेक्ट। और किसी भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए क्रिएट कमांड होती है।
क्रिएट व्यू, व्यू का नाम, व्यू का नाम आप क्या देना चाहते हो, जो आप देना चाहते हो वो दे दो। मान लो मैंने दे दिया यहाँ पर माई व्यू, कुछ भी दे दो व्यू का नाम, क्रिएट व्यू, माई व्यू। अब इसमें एज लगेगा नहीं लगेगा एक बार वो देख लेते हैं। इसमें एज आता है व्यू में, क्रिएट व्यू, माई व्यू, एज। अब एज के बाद आप क्या कर सकते हैं, कोई सेलेक्ट क्वेरी लिख सकते हैं। ये इतनी सेलेक्ट क्वेरी मैंने यहाँ से कॉपी करी और ये पेस्ट। तो ये जो क्वेरी है, इस क्वेरी का क्या बन गया, व्यू बनकर तैयार हो। बन गया। अब व्यू पे काम करने के लिए, व्यू पे काम करने के लिए आप व्यू को एक वर्चुअल टेबल मानो कि व्यू के अंदर उतने टेबल, व्यू के अंदर उतने कॉलम्स आए हैं जो आपने सेलेक्ट से सेलेक्ट कराए थे। तो व्यू से कितने कॉलम, व्यू में कितने कॉलम आए होंगे जो आपने सेलेक्ट करे हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच। तो पांच कॉलम कहाँ आ गए, व्यू में। तो ऐसे मान लो व्यू अपने आप में एक वर्चुअल टेबल है जिसमें कितने कॉलम है, पांच कॉलम है। और कितने रिकॉर्ड आए होंगे, जो आपने यहाँ पर क्वेरी चलाई है सेलेक्ट की ऑन के लिए, उस ऑन के अकॉर्डिंग जो भी रिकॉर्ड सेलेक्ट होकर आए होंगे वो इस व्यू के अंदर आ। ठीक है। अब जिस तरह से हम कोई भी क्वेरी टेबल पे चलाते हैं, उसी तरह से कोई भी क्वेरी हम किस पे चला सकते हैं, व्यू पे चला सकते हैं। ठीक है, तो व्यू में हम सेलेक्ट चला सकते हैं। कैसे चलाएंगे व्यू पे, यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल की जगह किसका नाम लिखोगे, अपने व्यू का। तो व्यू का नाम क्या है मेरा, माई व्यू। अब इतनी क्वेरी किसके बराबर हो गई, इसके बराबर हो गई, क्योंकि इसका मतलब व्यू से आप सारे कॉलम और सारे रिकॉर्ड लाना चाहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इस व्यू में जितने भी कॉलम आए हैं और जितने रिकॉर्ड्स आए हैं वो सारे आ जाएंगे। स्पेसिफिक भी ला सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरे व्यू में कॉलम्स और रोज आए हैं वो मुझे सारे नहीं चाहिए, उनमें से भी स्पेसिफिक लगाना है, तो वेयर लगाना है। तो अब सोचो अगर आप सिंपल ज्वाइन लिख रहे होते और उसमें कहता हूं वेयर लगाओ, तो क्वेरी और लेंदी हो जाती वो आगे। अब मैं चाहता हूं कि मुझे इसमें से सिर्फ वो रिकॉर्ड लेकर आओ जिनका आधार 1 2 3 4 है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम माई व्यू वेयर आधार इक्वल टू 1 2। हाँ भैया बताइए। सर वो जो आपने ऊपर लिखा था ना, क्रिएट व्यू, उसके अंदर एक कमांड थी SBI.SBI बैलेंस। आपने कहा था कि SBI डॉट का मतलब है कि हम SBI के कॉलम से उठा रहे हैं, लेकिन वो तो विदाउट डॉट के भी चल रहा है। मैंने ही बताया था ना कि विदाउट डॉट के बिना टेबल का नेम लगाए तब चलता है जब कॉलम यूनिक नेम से हो। अगर वही कॉलम दोनों टेबल में होगा तो एरर आ जाएगी उस केस में, है ना। तो जितनी भी ज्वाइन क्वारी है, कल भी ये बात करी थी, आज फिर डिस्कस कर लेते हैं। ज्वाइन क्वारी में कल भी डिस्कस किया था हमने कि जब भी कॉलम के नाम लिखे जाते हैं हमेशा उसके पहले डॉट लगाकर उसकी टेबल का नाम लिखा जाता है। लेकिन मैंने ये भी कहा था अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, सीधे सीधे कॉलम का नाम लिखते हैं, तब भी चलता है। लेकिन कब वो नहीं चलता है, जब वही कॉलम दोनों टेबल में है। जैसे अभी मेरा आधार कॉलम है, अब आप लिखो सेलेक्ट आधार फ्रॉम इनर ज्वाइन के साथ, तो शायद एरर आ जाए। क्यों, क्योंकि आधार दोनों टेबल के अंदर है। लेकिन अगर आप लिखोगे सेलेक्ट अकाउंट नंबर SBI अंडरस्कोर अकाउंट नंबर फ्रॉम दिस इनर ज्वाइन, तो चल जाएगा क्योंकि वो कॉलम एक ही जगह है।
ठीक है, तो बेटर प्रैक्टिस क्या है? बेटर प्रैक्टिस ये है कि जब भी आप अपने टेबल ज्वाइन के साथ यूज करते हैं, उसके कॉलम को उसके टेबल के साथ डॉट लगाकर एक्सेस करें। ठीक है, तो बिल्कुल चलता है बिना टेबल के नेम के साथ भी, अगर कॉलम यूनिक है और वही कॉलम दूसरे टेबल में तीसरे टेबल में नहीं है तो। फुल ज्वाइन से क्या होगा, रिजल्ट हमारा इकट्ठा होकर आ जाएगा, लेकिन उस रिजल्ट को मुझे एक टेबल में तो चाहिए रखना है, ताकि कल को अगर मुझे फिर चाहिए तो सीधा उस टेबल से निकाल लूं। तो जो भी आपका फुल ज्वाइन का रिजल्ट आएगा, मान लीजिए, तो वो डिस्प्ले हो गया, दैट्स इट, खत्म। अब कहीं स्टोर थोड़ी नहीं हुआ रिजल्ट। तो अभी जो हमने सीखा है उसमें क्या है, वो रिजल्ट जाके स्टोर हो गया टेबल के अंदर, अब आप उसमें से कभी निकालो। अब ये जो व्यू है, इस व्यू को मैंने बनाया माई व्यू, और माई व्यू के अंदर कितने कॉलम्स और कितने रोज मैंने रखे हैं, ये मैं डिसाइड कर रहा हूं, ये इस क्वेरी का यूज कर। तो मैं फिर से बोलूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा व्यू एक अलग टेबल है। इसकी पिक्चर अच्छे से बना लो, ये मेरी टेबल है। तो मैं थोड़ा सिंपलीफाई करके से बता रहा हूँ कि व्यू का मतलब वर्चुअल टेबल क्यों होता है। ठीक है, पहली बार व्यू शब्द को सुना होगा आपने, पूरी कंप्यूटर साइंस में व्यू शब्द का मतलब वर्चुअल होता है। चाहे पाइथन में जाओ, चाहे जावा में जाओ, चाहे डॉट नेट में जाओ, चाहे एसक्यूएल में जाओ, अगर कंप्यूटर साइंस में आपने व्यू वर्ड सुना, इसका मतलब वो कुछ काल्पनिक बात है, हकीकत नहीं है। ठीक है, व्यू का मतलब इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, वर्चुअल कॉन्सेप्ट, ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, है ना। चलो अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर एक कॉलम बनाया है C1, एक कॉलम बनाया है C2, C3, C4। अब इसमें पहला रिकॉर्ड है, दूसरा रिकॉर्ड है, तीसरा रिकॉर्ड है, चौथा रिकॉर्ड है और 13वां रिकॉर्ड है। अब मैंने एक क्वेरी लिखी, क्रिएट व्यू B1 एज सेलेक्ट C1 कॉलॉन सॉरी कॉमा C2 फ्रॉम, टेबल का नाम मान लो T, वेयर कोई कंडीशन लगा दो, और इस वेयर कंडीशन मान लो ये दो रिकॉर्ड सेटिस्फाई हो रहे हैं। ठीक है, अब जब मैंने ये कमांड लिखी, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अलग से एक फिजिकल कोई टेबल बन गई जिसके अंदर दो कॉलम आ गए जो आपने सेलेक्ट करे थे C1 और C2, और ये दो रिकॉर्ड यहाँ के पेस्ट हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो व्यू है B1, ये व्यू B1 इन दोनों कॉलम को फोकस कर रहा है, इन दोनों कॉलम को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, और इसके अंदर ये जो दो रिकॉर्ड हैं इनको पॉइंट कर रहा है। इसके पास अपना खुद की नई कॉपी नहीं है इन दोनों रिकॉर्ड की, इसके व्यू के पास अपनी नई कॉपी नहीं है इन दोनों कॉलम की। जो एक्चुअल टेबल के अंदर कॉलम है और रिकॉर्ड है, ये व्यू उसी को पॉइंट कर रहा है। व्यू के अंदर परमानेंट टेम्परेरी कुछ भी स्टोर नहीं होता। तो व्यू एक पॉइंटर है, अगर आप सी की भाषा में समझो तो व्यू इज जस्ट ए पॉइंटर। तो व्यू एक पॉइंटर है जो पॉइंट करता है एक्चुअल टेबल में, किसको, जो आपने व्यू बनाते समय बताया था उन चीजों को। व्यू बनाते समय आपने क्या बताया था, C1 C2 कॉलम को पॉइंट करो और इन इन रोज को पॉइंट करो, तो व्यू उन्हीं को पॉइंट करने लगेगा। तो व्यू तो सेव हो गया, मतलब उसने इस क्वेरी को सेव कर लिया। अब जब आपने व्यू पर कोई क्वेरी चलाई सेलेक्ट, तो ये व्यू पर नहीं चल रही है, व्यू अपने अंदर से कहाँ जा रहा होगा, एक्चुअल टेबल जहां से आपने डेटा मंगाकर व्यू बनाया था उनके पास जा रहा होगा, वहां पे क्वेरी चल रही होगी। हमने तो व्यू से कहा, लेकिन व्यू के पास डेटा कहाँ है, तो व्यू कहाँ गया होगा, जहां से वो बनाया गया था वहां गया, और वहां से डेटा लाकर आपको दिखा दिया। ठीक है, तो अब अगर आप व्यू के अंदर से भी कुछ कॉलम चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई मुझे सारे कॉलम नहीं चाहिए, मुझे बस इसके अंदर से दोनों का बैलेंस दे दो। तो पीएनबी में बैलेंस कितना है,
वो दे दो, कॉमा एसबीआई में बैलेंस कितना है वो दे दो। अब ये मत कहना मुझसे इसके पहले टेबल का नाम क्यों नहीं लगा रहे हो। हम किसके पास जा रहे हैं, व्यू के पास। व्यू अपने आप देखेगा कि ये कॉलम कहाँ से आया है, तो अपने आप जाएगा उस टेबल को, है ना। तो सर हमारा काम तो बहुत आसान हो गया। हमने कहा हमारा काम बहुत आसान हो जाता है जब भी कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखी जाती है। दोबारा बोलो। सीएसवी फाइल में सेव नहीं कर सकते हैं, बताया नहीं टॉपिक क्लास में, तो फिर अब दोबारा क्यों बोल। बताओ, दोबारा बताना, दोबारा बता दो मुझे बताइए। ये चीज तो बता चुके हैं कि जो रिजल्ट आएगा उसको अगर आप किसी सीएसवी फाइल में सेव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जी, चलो। अब ये इंटरव्यू क्वेश्चन होता है जो उन्होंने पूछा है, FAQ, कि मान लीजिए व्यू में आप अपना डेटा कहीं से लाए, एक जगह से लाए, दो जगह से लाए, हमें फर्क नहीं पड़ता, जहां से भी लाए इकट्ठा करके हमें तो व्यू दिख रहा है। ठीक है, व्यू पे क्या हम सिर्फ सेलेक्ट पर ही चला सकते हैं, अपडेट या डिलीट नहीं चला सकते। हमने कहा चलो एक काम करते हैं, चला कर देखते हैं। आधार नंबर 1234 का एसबीआई में जो बैलेंस है वो 5 की जगह 7,000 करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अगर करेंगे तो अपडेट व्यू नेम। व्यू का नेम क्या है, माई व्यू। हम तो व्यू में नजर डाल रहे हैं और व्यू को अपडेट कर रहे हैं, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा इससे। तो अपडेट माई व्यू सेट एसबीआई बैलेंस इक्वल टू 7,000। तो जो भी एसबीआई का बैलेंस है 5,000 है, 7,000 कर दिया। वेयर आधार इक्वल टू 1234, अपडेट क्वेरी चल गई। मतलब ये क्लियर है कि व्यू पर डिलीट भी चलेगी, अपडेट भी चलेगी, और आपका ये भी चल रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये था इनका कि क्या ये एक्चुअल टेबल जो एसबीआई बैलेंस कॉलम कहां से आया था व्यू के पास, एसबीआई टेबल से आया था, तो क्या ये वहां जाके बदला होगा। यही तो क्वेश्चन है। अब ये बताओ, क्या व्यू के पास ये कॉलम की अपनी कॉपी थी, या व्यू उसी कॉलम को रेफर कर रहा था। व्यू तो एक पॉइंटर है, उसी को रेफर कर रहा था, व्यू के पास व्यू कॉपी नहीं है, तो ये वहां जाके बदल गया होगा। तो एसबीआई टेबल में जाकर देखोगे तो ये बदल जाना चाहिए। ठीक है, चलो तो हम सीधा एसबीआई के पास जाते हैं अब। सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम एसबीआई, क्योंकि व्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है कि मतलब वर्चुअल हूँ, आप जो भी ऑपरेशन करोगे वो एक्चुअल टेबल के साथ होते हैं। सेलेक्ट कर रहे थे तो व्यू से नहीं आ रहा था, एक्चुअल टेबल से ही आ रहा था। अपडेट करोगे, डिलीट करोगे तो एक्चुअल टेबल में ही होगा जहां से व्यू में डेटा आया है। अब देख लेते हैं क्या हुआ, बदल गया। 5,000 का क्या हो गया, 7,000। ठीक है, तो इससे प्रैक्टिकली समझ में आता है कि व्यू मतलब वर्चुअल, काल्पनिक टेबल, वर्चुअल टेबल। व्यू इज जस्ट ए पॉइंटर। तो जब कॉम्प्लेक्स क्वेरी मैं एक बार लिखता हूं और उस पे और फर्दर ऑपरेशन करने होंगे तो क्वेरी बहुत लेंदी हो जाएगी। बार बार पहले वो लिखो क्वेरी, फिर उसके अंदर वेयर लगाओ, उसमें भी कुछ और निकालो, फिल्टर करो। इससे अच्छा क्या है, अपनी क्वेरी का पहले व्यू बना लो, फिर व्यू पर अपने और फर्दर फिल्ट्रेशन कर लो जितना करना है। हाँ, ये आता नहीं है हमारे पास, जैसे शो टेबल, ऐसे शो व्यूज करके देख सकते हैं। तो व्यूज नाम से तो नहीं आ रहा, व्यूज नहीं दिखा रहा, वो टेबल तो दिखा रहा है। टेबल के अंदर ही माई व्यू आना है, वर्चुअल टेबल, इसलिए उसको वर्चुअल टेबल कहते हैं। मतलब अलग से व्यू आप देख नहीं पाएंगे, जब शो टेबल्स करेंगे तो उसी के अंदर आपका व्यू नजर आ जाएगा। देख लेते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये बताएगा मेरे अंदर जो कॉलम्स आए थे वो कौन कौन से हैं, कहाँ से आए हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं।
तो इतनी सी बात दिमाग में रखनी है, व्यू जहां से डेटा आता है व्यू में, जिन जिन टेबल से जिन जिन कॉलम्स का डेटा आया है, जो जो रोज आई हैं जहां से आई हैं, जब भी व्यू पर कोई ऑपरेशन करेंगे तो उन्हीं टेबल पर जाकर क्वेरी चलती है फिर से। चाहे आप सेलेक्ट चलाओ, चाहे डिलीट चलाओ, चाहे अपडेट चलाओ। सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि सर आधार 1 2 3 4 का डेटा अगर मैं डिलीट करूं, तो देखते हैं डिलीट चलेगा क्या। डिलीट फ्रॉम माई व्यू वेयर आधार इक्वल टू 1 2 3 4, कैन नॉट डिलीट फ्रॉम ज्वाइन व्यू दिस एंड दिस। डिलीट नहीं हो रहा है। डिलीट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये जो कॉलम है ये दोनों टेबल में, पीएनबी में भी है और कहाँ रखा है, एसबीआई में भी रखा है। तो अगर यहाँ पर हम डिलीट कर दें, इसके लिए उन रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दें व्यू से जहां पर आधार 1 2 3 4 है, इसका मतलब दोनों टेबल पर डिलीट हो जाएगा। क्योंकि ये जो आधार 1 2 3 4 का डेटा है वो कहाँ से आया था, दोनों टेबल से आया था हमारा। तो डिलीट ऑपरेशन ज्वाइन के साथ नहीं चलेगा। लेकिन अगर सिंगल टेबल से डेटा आया होता तो डिलीट भी चलता। फिर सुनेंगे, व्यू पे डिलीट ज्वाइन के साथ डेटा जब आता है तो नहीं चलता, लेकिन जब सिंगल टेबल से डेटा व्यू में आया हो तो डिलीट भी चलता है। और फिर वो डिलीट एक्चुअल टेबल में ही कर रहा होगा जाकर। ज्वाइन व्यू, अगर सिंगल टेबल से डेटा आया होता व्यू में तो ये भी चलता, डिलीट भी चलता। हाँ बताइए हरिओम, क्या बोल। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि आपने व्यू बनाया अभी, अब जहाँ जो हम डिलीट की बात कर रहे हैं, हमने व्यू बनाया तो हमने व्यू में ये लिखा है कि हम एक्चुअल टेबल से डेटा डिलीट कर रहे हैं। और अगर हम व्यू में से हो गई ना। नहीं, जैसे कि हमारे टेबल का नाम एसबीआई है, ठीक है, अगर मैं एसबीआई से अगर व्यू व्यू को यूज करके अगर एसबीआई से डिलीट कर रहा हूँ तब तक वो एसबीआई से डिलीट हो जाएगा। हाँ। लेकिन अगर मैं व्यू में से डिलीट कर रहा हूँ डेटा, तो क्या वो एक्चुअल टेबल में रिफ्लेक्ट करेगा? नहीं, डिलीट ही नहीं होगा। अगर वो ज्वाइन टेबल से आया है तो, अगर सिंगल टेबल से आया है तो डिलीट हो जाएगा। नहीं सर, सिंगल टेबल की ही अगर मैं बात कर रहा वो हूँ। हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं बिल्कुल। सर, सर हमारा जो व्यू है वो तो वर्चुअल टेबल है, ठीक है। अगर हम उस वर्चुअल टेबल में से डिलीट करेंगे तो देखो, अगर वर्चुअल टेबल है और हमने अपडेट करा तो अपडेट भी तो हो ही गया ना एक्चुअल टेबल में, हम्म। है ना। जब एक्चुअल टेबल में अपडेट हो जाता है व्यू के थ्रू, तो फिर व्यू के थ्रू एक्चुअल टेबल से डिलीट भी हो जाएगा, होगा, होता है। ओके ओके सर, थैंक यू। हम्म। दो टेबल हैं, उन दोनों को एक व्यू बना दिया, तीसरी टेबल आ गई। अब तीसरी टेबल का आपने व्यू बनाया, तो तीसरी टेबल का व्यू बनाने के लिए आपने मान लो तीसरी टेबल में डेटा जितना भी आया था आपने लिखा सेलेक्ट एस्पेक्ट फ्रॉम तीसरी टेबल, और ये सारा डेटा उठाकर डाल दिया आपने एक व्यू के अंदर, आ गया व्यू। अब हाँ, अब हो गया, क्योंकि जो इस बार व्यू बनाया वो किसी एक टेबल का बना है, हो जाएगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा व्यू वाला कॉन्सेप्ट है जो हो जाता है। अब आगे चलते हैं, राजीव बताएं। सर व्यू जब हम बनाते हैं तो कभी भी क्वेरीज लिखते वक्त हम कभी भी यूज कर सकते हैं। हाँ, अब जैसे मान लीजिए अभी मैंने व्यू बनाया, अब मान लो यहाँ से मैं एग्जिट कर दूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि व्यू खत्म हो जाएगा, व्यू एग्जिस्ट करेगा। आप कल आओ, परसों आओ, 10 दिन बाद आओ, 10 साल बाद आओ, इसी डेटाबेस के अंदर जब आओगे 9 to 11 के अंदर व्यू आपको मिलेगा।
अब तो चला सर सकते। वैसे कहीं फाइल में अगर देखने चाहे कि हमने व्यू बनाया था तो वैसे एग्जिस्ट करता है या नहीं? हाँ बताया था, जब आप शो टेबल्स करेंगे तो उसी में टेबल की लिस्ट के अंदर ही व्यू का नाम लिख कर आएगा, तो अलग वहाँ से एक्सेस नहीं करता, अलग से इसका कोई वो नहीं है, क्योंकि इसके पास हमें डेटा होता ही नहीं है। ये तो एक पॉइंटर है, एक तरीके से रेफरेंस है बस। थैंक यू सर। प्रीति बताइए। सर अगर हम आरबीआई का व्यू बनाते हैं और उस पे डिलीट ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं तो हो जाएगा डिलीट हो जाएगा, आधार का? बिल्कुल। ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। क्या हम एसक्यूएल के अंदर फंक्शंस बना सकते हैं? फंक्शन क्यों बना रहे हो? लॉजिक लिखने के लिए। क्या हम एसक्यूएल में कोई लॉजिक लिख सकते हैं? लाइक जैसे हम पाइथन में या सी में फंक्शन बनाते थे, ऐड, दो नंबर को वो रिसीव करेगा एज आर्गुमेंट और उनको ऐड करके वापस कर देगा। तो मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, दो नंबर को ऐड करने का, मल्टीप्लाई करने का, इवन और चेक करने का, है ना। तो इन शॉर्ट अब हम नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसको हम कहते हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल का पर्पस होता है एनालिसिस। दैट मीन्स कि आपके पास डेटा है और आप उसमें से रिपोर्ट बनाकर अपने ला रहे हैं, उसमें से फैक्ट्स को फाइंड कर रहे हैं। एसक्यूएल का दूसरा सेगमेंट होता है हमारा, जिसमें हम जिसको हम कहते हैं पीएलएस, और इसका पर्पस होता है बिजनेस लॉजिक लिखना। बिजनेस लॉजिक मतलब कोडिंग वाली बात आ गई है। अभी हर किसी को सीखने की जरूरत नहीं है पीएलएसक्यूएल। ये उनको सीखना है जो डेटाबेस को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कभी यूज करेंगे। डेटाबेस को जावा के साथ, डेटाबेस को पाइथन के साथ, डेटाबेस को डॉटनेट के साथ अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो उन लोगों को ये वाली चीज की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या लिखते हैं इसके साथ? बिजनेस लॉजिक लिखते हैं। लॉजिक बिजनेस भूल जाओ क्या होता है, कोई भी लॉजिक लिख सकते हैं, जोड़ना, घटाना, इवन आउट चेक करना, फैक्टोरियल का लॉजिक, कोई भी लॉजिक जो आज तक आप सी में पाइथन में लिखते आ रहे थे, अगर मैं लिखना चाहता हूं तो वो सेगमेंट क्या होता है? पीएलएसक्यूएल का सेगमेंट होता है। सबसे पहले पीएल का कॉन्सेप्ट, पीएल का मतलब प्रोसीजरल लैंग्वेज, पीएल का मतलब प्रोसीजरल लैंग्वेज, पीएलएसक्यूएल प्रोसीजरल लैंग्वेज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो आपसे कोई पूछता है कि आपने एसक्यूएल पढ़ी है कि पीएलएसक्यूएल पढ़ी है, तो एसक्यूएल सिर्फ एनालिसिस वाला पोर्शन है, इसमें लॉजिक लिखने वाली बात नहीं होती। पीएल का मतलब कि आप एसक्यूएल में लॉजिक भी लिखना जानते हैं। जो लॉजिक पीएल में लिखा जाता है वो लॉजिक रीयूज होता है। दैट मीन्स एक बार आपने कोई लॉजिक लिख दिया, मान लो सिंपल इंटरेस्ट को बनाने का लॉजिक लिख दिया, अब ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टेन्योर आपने वहां जाके फिक्स कर दिया होगा। आप जब भी लॉजिक रन कराएंगे अपना प्रिंसिपल बताएंगे, अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएंगे, अपना टेन्योर बताएंगे, और मेरा लॉजिक कंप्यूट करके आपको इंटरेस्ट दे देगा। मैं एक लॉजिक बना के आ सकता हूँ कि मुझे क्या करना है, वो सारे लोगों का डेटा चाहिए जिनकी सैलरी एक अमाउंट से ज्यादा है। अब वो कितनी अमाउंट से ज्यादा है ये मैं नहीं बताऊंगा अभी। मैं 5 बार इस काम को करूंगा, पहली बार बोलूंगा 10,000 से ज्यादा है, तो आपका लॉजिक 10,000 से ज्यादा वाले एम्प्लॉय का डेटा ला कर दे दे। अगले दिन मैं बोलूंगा नहीं 10,000, अगली बार बोलूंगा नहीं 50,000। तो मैं अभी जो क्वारी लिख रहा हूँ उसमें फिक्स कर देता हूँ नंबर। वो क्वारी जब भी चलेगी उसी वेयर के साथ मैच करके रिकॉर्ड लाएगी। बट मैं कह रहा हूँ वेयर के साथ, आसान भाषा में मैं वेरिएबल लगाना चाहता हूँ। वेयर सैलरी इक्वल टू नहीं पता, एक वेरिएबल डाल दो वहां पर, और उस वेरिएबल की वैल्यू रन टाइम पर इनपुट आएगी। जब भी मैं उस क्वेरी को रन कराऊंगा उस समय बताऊंगा कि वहां पर क्या सैलरी देनी है, वहां पर कौन सी एम्प्लॉय आईडी का डेटा मुझे चाहिए।
जैसे अक्सर कॉमन टास्क है कि सर हमें एम्प्लॉय आईडी बताओ, हम आपको उस एम्प्लॉय आईडी का डेटा बताएंगे। अब मैं बार बार क्वेरी नहीं लिखूंगा आपके सेलेक्ट एस्पेक्ट फ्रॉम ईएमपी वेयर एम्प्लॉय इक्वल टू 101, अभी तो फिक्स हो गया। अब मुझे 101 नहीं पता, ये रन टाइम पर आएगा, ये मुझे नहीं पता अभी। ठीक है, तो इस तरह की क्वेरी जब आप लिखना चाहते हैं जिसमें वेरिएबल्स का भी यूज हो, है ना, जिसमें आप कोई लॉजिक लगा पाए, जिसमें वेरिएबल्स का, इसमें इफ एल्स आप लगा पाए, जिसमें लूप आप चला पाए, तो वो सारी चीजें कहाँ मिलती हैं, हमारा पीएल के अंदर मिलती हैं, प्रोसीजरल लैंग्वेज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। सबसे पहले इसकी शुरुआत आईबीएम ने अपने डेटाबेस के अंदर करी थी। उसके बाद से लगभग हर डेटाबेस पैकेज के अंदर पीएल का कॉन्सेप्ट आने लगा है। और माइस्क्वेल जो हम डेटाबेस पैकेज पढ़ रहे हैं उसमें भी पीएल का सपोर्ट होता है। हर डेटाबेस पैकेज में पीएल होगी जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्टली डेटाबेस पैकेज वाले पीएल का कॉन्सेप्ट हमें देते हैं। तो पीएल के अंदर, पीएल एसक्यूएल के अंदर हम मोटा मोटा क्या चीज सीखना चाहेंगे, फंक्शन बनाना। फंक्शन कैसे बनाते हैं, प्रोसीजर बनाना। तो प्रोसीजर और फंक्शन दो अलग बात होती है। वेरिएबल बनाना, इफ एल्स कंडीशन लिखना। इफ एल्स कंडीशन अगर मुझे बनानी है तो यहाँ पर इफ देन होता है, एल्स नहीं होता, इफ देन कंडीशन होती है। ठीक है, ट्रिगर बनाना, तो ये ना खत्म होने वाली बात है, काइंड ऑफ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही हो जाती है। ठीक है, तो लगभग इतना तो मैं आपको करा ही दूंगा, हाँ, थोड़ा बहुत रह जाएगा अपने आप देख लेना। 90% पढ़ाई दिया, कुछ बता नहीं है। जब आपकी प्रैक्टिस रह जाती है ना, जितना पढ़ा दिया इतना इतना ही पूछेंगे इंटरव्यू में, उससे ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा पूछेंगे। तो आपकी प्रैक्टिस प्रेजेंस ऑफ माइंड वाली बात है, जो पूछा गया क्या ब्रेन में स्ट्राइक हुआ, तुरंत नहीं हुआ, आता होगा, इस बात के बहुत चांस होंगे। चलिए, तो अब मुझे कोई चेंज करना है एडिटर होने का, नहीं कोई चेंज नहीं करना है ना। सिर्फ एक छोटा सा काम हम सीखेंगे कि जो अभी तक हम क्वेरी को टर्मिनेट करते हैं वो सेमी कॉलन से करते हैं, तो क्या हम इसको बदल सकते हैं? क्वेरी टर्मिनेट करने का जो सिंबल है, जो करेक्टर है, वो सेमी कॉलन है। हम उसे बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, डेलीमीटर कहते हैं। तो पूछा जा सकता है कि भाई एसक्यूएल डेलीमीटर क्या होता है, तो जिससे क्वेरी टर्मिनेट हो रही है वो हमारा क्या कहलाता है, डेलीमीटर कहलाता है। ठीक है, तो अब हम डेलीमीटर बदल सकते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर डेलीमीटर, और डेलीमीटर क्या बनाना चाहते हो, आपकी मर्जी, किसी भी सिंबल को ले आओ। मान लो आपने हैश कह दिया, तो अब क्या होगा, जितनी भी क्वेरी आगे टर्मिनेट होंगी अब हैश के साथ होंगी। अब आपने लिख दिया यहाँ पर सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, अब नहीं चलेगी, सेमीकोलन से नहीं चलेगी। अब आपको क्या लगाना होगा यहाँ पर, हैश। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज यानी पीएल एसक्यूएल पे जाने के लिए बस एक ही चीज आपको सीखनी नहीं, डेलीमीटर आप अगर बदलना चाहें तो कैसे बदलेंगे, तो हम ऐसे बदल सकते हैं। अभी तक जितना पढ़ा उसमें जरूरत ही नहीं है, भाई हमें एक तो चाहिए ही। अब चाहे सेमीकोलन ले लो, चाहे हैश लो, या कोई और ले लो, तो कोई एक तो हमें चाहिए ही होता है। तो डिफॉल्ट के साथ हम पढ़ ही रहते हैं आज तक सेमीकोलन, लेकिन अब हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसको पहले सीख ले रहे हैं। सीख लिया डेलीमीटर बदलना, ठीक है, वापस से वही लाना है, वापस से वही ले आए। अब इससे नहीं चलेगी, अब इससे चलेगी, कोई भी क्वेरी टर्मिनेट इससे ही हो। कह सकते हो सेपरेटर भी कह सकते हो, डेलीमीटर, सेपरेटर, टर्मिनेटर एक ही बात है, मतलब एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से अलग करे, उसे डेलीमीटर करें। तो अब अगर हम देखें तो एसक्यूएल के अंदर फंक्शन दो तरह के हो गए, एक प्रीडिफाइंड फंक्शन। प्रीडिफाइंड फंक्शन कौन से, सम, एवरेज, लोअर, अपर, डेट वाले फंक्शन बहुत सारे पढ़े थे आपने, है ना, कॉनकैट फंक्शन। तो अब तक हमने कई सारे फंक्शन पढ़ लिए हैं। तो उन फंक्शंस को पहले से ही हमारा MySQL के अंदर डिफाइन कर दिया गया था
हम तो उन्हें सिर्फ क्या कर रहे थे, उन्हें कॉल कर रहे थे अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। दूसरा क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो कुछ लोग फंक्शन के पहले एक शब्द और लगा देते हैं। अब लगाओ नहीं लगाओ आपकी मर्जी है, बट कुछ लोग लगा देते हैं, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि वो वर्ड क्या होता है। स्टोर्ड फंक्शन, स्टोर मतलब जो फंक्शन जो स्टोर होता है, तो स्टोर तो होगा ही, सेव तो होगा ही, स्टोर मतलब सेव होना। तो फंक्शन या स्टोर्ड फंक्शन एक ही बात है। तो कोई भी फंक्शन चलेगा तभी जब वो सेव होगा पहले MySQL के अंदर, तो इसलिए कुछ लोग स्टोर्ड फंक्शन कह देते हैं। ये हमने थोड़े बहुत पढ़ लिए, अब इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है। ये हमारा अभी तो क्या फंक्शन जब मैं बनाऊंगा तो फंक्शन के अंदर क्या मैं टेबल का डेटा उठा सकता हूँ। मान लीजिए मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं आपको आधार नंबर बताऊंगा, और उस आधार नंबर पे जितने भी टेबल PNB SBI में जितना भी रिकॉर्ड रखा है सबका सम निकाले और वो सम करके मुझे वापस कर दे। तो क्या ये तो एक लॉजिक ही है। तो इस बात को क्या मैं डायरेक्ट क्वारी में ना लिखकर एक फंक्शन के अंदर क्वारी में लिख सकता हूँ? हमने कहा आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस काम को करने का फंक्शन बना सकते हैं। हम ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जो फंक्शन जब भी यूज होगा उससे एम्प्लॉय आईडी पूछेगा और उस एम्प्लॉय आईडी की सैलरी क्या है वो मुझे वापस कर देगा। ऐसा फंक्शन बना सकते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, तो फंक्शन अपने अंदर से टेबल को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अगर हम करवाना चाहेंगे तो, और आप मना कर दो कि नहीं फंक्शन आप टेबल को एक्सेस नहीं करोगे, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि फंक्शन को ऐसा बना दो कि उसके अंदर अगर कोई क्वेरी आप लिखें तो चले ही ना, एरर आ जाए कि फंक्शन आपको अलाउड ही नहीं है कि आप कोई टेबल पर जाकर काम कर पाओ। आप ऐसा भी कर सकते हो, फंक्शन से ये कह सकते हो फंक्शन आपने अपने अंदर जो भी लॉजिक लिख रहे हो उसमें टेबल को पढ़ तो लेना, लेकिन बदल नहीं सकते टेबल को, टेबल को अपडेट नहीं कर सकते, टेबल को डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन टेबल से डेटा सेलेक्ट करके ला सकते हो और अपना यूज कर सकते हो। तो हम फंक्शन को अलग अलग वैरायटी के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, फंक्शन डेटाबेस रीड करने के लिए, फंक्शन जो डेटाबेस को अपडेट भी कर सकता है, फंक्शन डेटाबेस को यूज ही नहीं कर सकता टेबल को, अपने ही अपने लॉजिक लेकर बैठा हो, अपने वेरिएबल होंगे उसके पास, अपने ही सब कुछ होगा। जो तो इसका सिंटैक्स क्या होगा फंक्शन का वो देखो फटाफट। तो जो भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट बनाना है क्रिएट कमांड से बनेगा, तो क्रिएट फंक्शन तो होगा ही होगा। तो क्रिएट फंक्शन का यूज करके हम अपना क्या बना सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका सिंटैक्स में लिखता हुआ चल रहा हूँ साथ ही साथ। क्रिएट एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं होती। ठीक है, तो लोअर केस अपर केस का मैटर नहीं करेगा। क्रिएट फंक्शन और यहाँ पर फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम देने का रूल वही है जो टेबल का नाम देने का रूल है। फंक्शन का नाम में कोई स्पेशल सिंबल नहीं आना चाहिए, सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड है। फंक्शन का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। फंक्शन का नाम अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है और किसी अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है। फंक्शन का नाम वो मत दे देना जो किसी MySQL के कीवर्ड का नाम है। ठीक है, तो जो टेबल का नेम देने के रूल है वो लगभग रूल यहाँ पर है, और आसान भाषा में जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल का नाम देने के रूल होते हैं वही रूल यहाँ पर फंक्शन का नाम देने के लिए। तो क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नाम F1 कर देते हैं, इस नाम से तो कोई होगा ही नहीं। पहला फंक्शन में बना कर देखो, मैं आपको 5-6 फंक्शन बनाऊंगा ना, 5-6 फंक्शन से सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। पहला फंक्शन सबसे सिंपल जिसमें बहुत ज्यादा इफ एंड बट नहीं होगी, सबसे आसान फंक्शन है क्रिएट फंक्शन F1। अब फंक्शन के अंदर पैरामीटर बनाते हैं, पाइथन याद करो। तो अब जरूरी थोड़ा बनाते ही बनाते हैं, रिक्वायर्ड है तो बनाते हैं, नहीं है तो नहीं बनाते हैं। अभी रिक्वायर्ड नहीं है, मैंने बनाया ही नहीं, तो फंक्शन की जो पैरेंथेसिस है उसको मैंने एम्प्टी छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर क्या होगा, हमें बताना पड़ेगा। जैसे पाइथन को अगर आप याद करो तो पाइथन में हर फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, और अगर नहीं करवाओगे तो नन रिटर्न करेगा, करेगा जरूर। सेम यहाँ पर MySQL में अगर आप फंक्शन बना रहे हो तो ये रिटर्न जरूर करेगा वैल्यू।
ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जो ये वैल्यू रिटर्न करेगा वो किस टाइप की होगी, न्यूमेरिक होगी, स्ट्रिंग होगी, क्या होगी। तो जो भी होगी उसका टाइप लगाओ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिटर्न, और उसके बाद डेटा टाइप का नाम। मान लीजिए मेरे दिमाग में चल रहा है कि ये 2 नंबर का सम करके वापस करेगा, ठीक है, तो 2 नंबर का सम या तो इंटीजर होगा या फ्लोट होगा। मान लीजिए मैंने इंटीजर रख लिया, इंटीजर लिखकर छोड़ दिया, ठीक है, तो रिटर्न इंटीजर। अब यहाँ पर इसकी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक होगी। फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, वही डेटाबेस को हिट कर पाएगा फंक्शन या नहीं कर पाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारी 3 होती हैं। कौन कौन सी 3 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं फंक्शन की? एक होती है नो एसक्यूएल। इसका मतलब है कि आपका फंक्शन अब अपने अंदर जो भी लिखने जाएगा वो कोई क्वेरी नहीं हो सकती, इंसर्ट, सेलेक्ट, डिलीट, अपडेट, कोई क्वेरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो टेबल पे जा ही नहीं सकता। अगर मैंने यहाँ लिख दिया होता ऐसे करके, नो एसक्यूएल ऐसे करके, और अगर मैं लिख दूं यहाँ पर मान लीजिए रीड एसक्यूएल डेटा, इसका मतलब है कि इस फंक्शन के अंदर आप सेलेक्ट क्वेरी चला सकते हैं, बस इंसर्ट, डिलीट, अपडेट नहीं चलेगी। और अगर मैं कह दूं नहीं भाई इसको आज़ादी दे दो कुछ भी कर पाएगा, तो मैं फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा डिटरमिनिस्टिक। डिटरमिनिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक अलाउ करती है फंक्शन के लिए कि आप फंक्शन अपने अंदर से इंसर्ट चलाओ, डिलीट चलाओ, अपडेट चलाओ, सेलेक्ट चलाओ, कुछ भी चलाओ। तो इसको कॉपी कर लेते हैं डिटरमिनिस्टिक। तो जब कुछ भी याद ना रहे तो एक तो याद रखना ही डिटरमिनिस्टिक। तो ये क्या है, ये फंक्शन का सिंटैक्स है, क्रिएट फंक्शन, ये तो याद होगा ही, क्रिएट टेबल, क्रिएट व्यू, क्रिएट फंक्शन, क्रिएट ट्रिगर, क्रिएट यूजर, क्रिएट डेटाबेस। कुछ भी क्रिएट करना है क्रिएट कमांड, और उसके आगे जो क्रिएट करना है उसका कीवर्ड, फिर उसका नाम। अब आगे सिंटैक्स फंक्शन के स्पेसिफिक आ गया, रिटर्न्स वो डेटा टाइप जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, और ये फंक्शन की क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है। फंक्शन की 3 कैरेक्टरिस्टिक हो गई, डिटरमिनिस्टिक, नो एसक्यूएल, और रीड्स एसक्यूएल डेटा। सेलेक्ट कमांड, यानी कि जो हमारा फंक्शन के अंदर हम कोई क्वेरी लिख सकते हैं तो वो सिर्फ सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट नहीं। अब उसके बाद फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होगी, एंटर कर दीजिए, न्यू लाइन पर आ जाइए, चाहूं तो उसी लाइन पर आगे लिख दो, तो रीडेबिलिटी बेटर रहे कोड की हमारे। तो इस लाइन पर हमने बस इतना लिखा और एंटर कर कर आगे आ गए। तो अब अगर मैं सी लैंग्वेज पढ़ा रहा होता तो फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होती है करली ब्रेसेस के पेयर से, और अगर मैं आपको पाइथन पढ़ा रहा हूँ तो इंडेंटेड ब्लॉक होता है। एसक्यूएल के अंदर जब फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन की बॉडी ना तो करली ब्रेसेस के पेयर से बनती है और ना ही इंडेंटेड ब्लॉक से बनती है, बिगिन कीवर्ड से शुरू होती है। तो एक बिगिन नाम से कीवर्ड होगा, बिगिन कीवर्ड का मतलब फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो गई, फंक्शन के ब्लॉक में हम एंटर कर गए। अब फंक्शन के आगे का कोड, इसके आगे स्पेस दे के लिखो या न्यू लाइन पे लिखो, वो आपका लिखने का एक लुक होगा, फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो एक लाइन लिख दो, इसी पे लिख दो आगे बिगिन, और बिगिन के आगे अपना और कोड लिख दो जो लिखना है। तो ये पूरा क्या है, एक स्टेटमेंट है, यानी कि ये क्वेरी पूरी क्या है, एक हमारी स्टेटमेंट, ठीक है। अभी इसमें एक गलती हम कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं देखेंगे, ठीक है। बिगिन, बिगिन के बाद एंटर कर दिया, अगले लाइन पर आ गए। क्या करेगा ये फंक्शन, हमने कहा कुछ नहीं करेगा, बस सिंपली रिटर्न कर देगा, रिटर्न 10। अपने मन से मैंने कुछ भी रिटर्न करा दिया। 10 क्यों कराया, क्योंकि आपने क्या बता रखा है, इंटीजर रिटर्न करेगा, इसलिए मैंने यहाँ 10 लिख दिया। कोई सेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, बस सीख रहे हैं सिंटैक्स क्या है। वास्तव में इसे रिटर्न क्या करना चाहिए, 2 आर्गुमेंट रिसीव करने चाहिए, और यहाँ पर जो 2 आर्गुमेंट आए उनका सम करके वापस करना चाहिए, अगर कुछ करना है तो वो अगला फंक्शन बनाएंगे। अच्छा, कोई भी स्टेटमेंट जब आप यहाँ लिखते हैं फंक्शन के अंदर, रिटर्न स्टेटमेंट या क्वेरी वाला स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसको भी तो टर्मिनेट करोगे। अब ये बताओ, जो फंक्शन बनाने का स्टेटमेंट चल रहा है, एसक्यूएल इंजन इसको
उस फंक्शन के स्टेटमेंट का टर्मिनेशन माने, या इस फंक्शन के अंदर जो रिटर्न स्टेटमेंट है उसका टर्मिनेशन माने? क्या माने? क्योंकि अभी यहां से लेकर यहां तक एक ही सेमीकोलन आया है, तो इसका मतलब ये किसका टर्मिनेशन होगा? इस रिटर्न स्टेटमेंट का या इस फंक्शन के स्टेटमेंट का? फंक्शन के स्टेटमेंट का होगा। लेकिन हम तो नहीं चाहते, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं, क्यों? क्योंकि फंक्शन की बॉडी एंड भी तो होनी है, फंक्शन की बॉडी एंड तो होनी है। अब हमें ध्यान ही नहीं रहा, हमने तो बस एंटर कर दिया, एरर आ गई। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनेशन किसका हो गया? फंक्शन स्टेटमेंट का हो गया, है ना। लेकिन अब फंक्शन तो पूरा सही बना ही नहीं है अभी, क्योंकि अगर फंक्शन बिगिन हुआ है तो एंड तो करना ही पड़ेगा। तो अब क्या करें सर? क्योंकि एक स्टेटमेंट के अंदर हम एक और स्टेटमेंट लिख रहे हैं, क्रिएट स्टेटमेंट जो फंक्शन वाला है, इसके अंदर हम अपने स्टेटमेंट लिख रहे हैं। तो अब सेमीकोलन कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि मैं किसका टर्मिनेशन हूं? इसीलिए फंक्शन बनाते समय हम क्या करते हैं, अपना डेलीमीटर बदलते हैं। डेलीमीटर क्या कर दिया मैंने यहाँ पर? अब आगे जो भी स्टेटमेंट लिखूंगा वो स्टेटमेंट टर्मिनेट किससे माना जाएगा? हमारा हैश। अब मैं लिखता हूं यहाँ पर क्रिएट फंक्शन f1 create function f1 returns deterministic begin return 10। अच्छा भी बताओ, डेटा टाइप लिखना रहेगा, रिटर्न्स इंटीजर, डेटा टाइप बिगिन रिटर्न 10। अब मुझे बताओ, ये क्या इस क्रिएट फंक्शन का टर्मिनेशन होगा? नहीं, क्योंकि ये स्टेटमेंट किससे टर्मिनेट माना जाएगा? हैश, है ना। तो अब तो ये कुछ और ही होगा आपका, अभी आगे चल रहा है। इसका मतलब क्रिएट फंक्शन वाला स्टेटमेंट अभी बंद नहीं हुआ है, क्योंकि वो हैश से बंद होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एंड कर दिया। अब एंड के बाद क्या करना है? फंक्शन को टर्मिनेट कर दो, फंक्शन स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर दो। क्या लगा दें? आ गया फंक्शन। ओके, फंक्शन में कोई कमी नहीं है हमारा। अब सर फंक्शन चला नहीं, तो पाइथन का फंक्शन क्या डिफाइन करने चलता था? किसी भी लैंग्वेज में फंक्शन क्या डिफाइन करने चलता? हमने कहा नहीं, डिफाइन करने के बाद क्या करना होता है? कॉल भी करना होता है। तो अभी जो आपने f1 फंक्शन बनाया है, इसे कॉल करिए। तो सर कॉल कैसे करेंगे? ठीक है, तो किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं? सेलेक्ट कमांड चलाते हैं। यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट, और उसके बाद फंक्शन का नाम जो कॉल कर। क्या आउटपुट आ गया वापस हमारा? 10। 10 क्यों आया? क्योंकि यहाँ से क्या रिटर्न हुआ है हमारा? 10। हाँ, वहां एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। आप ऐसे कर सकते हो ना, जो हेडर आ रहा है वो f1 आ रहा है, तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख दो। मान लो आपने लिख दिया यहाँ पर एक्स, एक्स दिखना शुरू हो जाएगा। लिख सकते हैं गुणा भाग डिवाइड, कुछ भी कर सकते हैं, कोई फंक्शन कॉल कर सकते हैं माइस्कल के इंटरनल। जो आउटर स्टेटमेंट है वो किससे टर्मिनेट हो रहे हैं? अभी भी है। और जो फंक्शन, हाँ, और जो फंक्शन के अंदर है वो उन पर डिफॉल्ट चल ही रहा है अभी। नहीं, आउटर लेवल पे चले। ठीक, अब दूसरा फंक्शन बनाएंगे जिसमें थोड़ा सा ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे।
अब हम एक फंक्शन बनाना चाहते हैं जो हमसे 2 नंबर मांगे और जो 2 नंबर हम दें उनको सम करके वापस करें। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ बनाया क्रिएट फंक्शन f2, f2 नाम से फंक्शन बनाया जो दो क्या मांगेगा हमसे, 2 आर्गुमेंट मांगेगा। तो यहाँ पर रिसीव करो ऐसे और ऐसे। अब देखो हम पाइथन नहीं पढ़ रहे हैं, अगर हम पाइथन पढ़ रहे होते तो ये सही होता। हम क्या पढ़ रहे हैं, माई एसक्यूएल में जैसे हर कॉलम का डेटा टाइप होता है उसी तरह से हर वेरिएबल का, हर पैरामीटर का भी क्या होगा, डेटा टाइप होगा। यहाँ पर डेटा टाइप कॉलम का नाम जब लिखते थे क्रिएट टेबल करते समय, तो क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, ब्रैकेट में कॉलम का नाम, फिर उसके बाद इस पे क्या लिखते थे, डेटा टाइप। यानी कि पहले कॉलम का नाम उसके बाद डेटा टाइप। सेम जब वेरिएबल बनाएंगे तो पहले वेरिएबल का नाम उसके बाद उसका डेटा टाइप। अगर मैं सी पढ़ा रहा होता आपको तो पहले इंट उसके बाद ए लिखता, क्या माइस्क्वेल पर, उसके बाद रिटर्न, रिटर्न्स भी इंटीजर करेगा। मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट क्या, बाय डिफॉल्ट टाइप या बाय डिफॉल्ट वैल्यू। नहीं, एरर आ जाएगी, अगर आप ऐसे लिखोगे तो एरर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट नहीं है। आपको कोई वेरिएबल का नाम, पैरामीटर का नाम या कॉलम का नाम जब देना होता है तो उसके साथ उसका डेटा टाइप बताना होता है। ठीक है, डिफॉल्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। रिटर्न अंदर इसके लॉजिक लिखे ना सीधे सीधे। हाँ नहीं नहीं, जरूरत ही नहीं, इसके अंदर कोड लिख सकते हैं टेबल का, 2 3 4 5 कितने भी लिखो इसके अंदर, फिर टाइप क्या रखोगे। यहाँ तो ब्लैंक छोड़ दो, फिर जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। चलो, तो रिटर्न इंट और उसके बाद आपका डिटर्मिनिस्टिक कर दो। देख लो इस लाइन में कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिर वापस आना मुश्किल होता है। फंक्शन नाम f2, 2 पैरामीटर, रिटर्न इंट, डिटर्मिनिस्टिक, बिगिन। अब बिगिन इस बार जो आपने पूछा वो कर देता, रिटर्न a प्लस बी। डिपेंड करेगा डेटाबेस पैकेज, डेटाबेस पैकेज वो क्या इंटरप्रेट करता है। ठीक है, तो रिटर्न कर दिया a प्लस बी, एंड कर दिया, हैश से इसे टर्मिनेट कर दिया। अब इस फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट, क्या नाम है फंक्शन का, f। अब यहाँ पर आपको 2 आर्गुमेंट पास करने होंगे, ए और बी के लिए। मैंने कर दिया मान लीजिए 10 और 20। इनका जो रिजल्ट आएगा वो मैं एज ए स्टोर कर लेता हूँ, वेरिएबल ऐड। क्या लगाना है, हैश। सेलेक्ट फंक्शन का नाम एज एलिया, सेलेक्ट f2, 2 आर्गुमेंट दे दिए, एज ऐड। देखो गलतियों से सीखते रहो। सिर्फ मैंने एलियास का नाम ए डबल डी की जगह एडी कर दिया और ये चल गया, क्योंकि इस नाम से कुछ होता होगा जरूर। और ये बात हमें ये मत कहना कौन बताएगा आकर, पहले मैंने ये लिखी तो एरर आई, जबकि मैंने लिखा सही था। तो समझ में नहीं आया कि क्यों एरर आई। फिर मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ, हो सकता है इस नाम से कोई कीवर्ड होता हो MySQL में। तो मैंने जैसे ही इसका नाम बदला, सेम क्वेरी कर रही काम हमारा। इसका एक ही समाधान है कि आपके दिमाग में कैसे आ गया, हमारे में क्यों नहीं आया, प्रैक्टिस। जिसकी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उसका ब्रेन उतनी जल्दी स्ट्राइक करेगा।
जिसकी प्रैक्टिस कम होगी, नसीब है, पहली बार में आपने जो लिखा वो सही निकल आया तो आउटपुट आ जाएगा। चलो अब दोबारा चलाएंगे इस फंक्शन को। मान लो मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ, कुछ और ऐड करो, मना थोड़ी होगा। अब तो लॉजिक लगाना हम थोड़ा बहुत सीख चुके हैं। अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। क्या चाहते हो इस बार? इस बार हम ये फंक्शन बनाना चाहते हैं कि हमसे एम्प्लॉय आईडी मांगे और उस एम्प्लॉय आईडी का हमें नाम वापस करे। तो हम एक फंक्शन बनाना चाहते हैं कि जब उसे कॉल करें तो हमसे जो एम्प्लॉय टेबल बनी हुई है उस एम्प्लॉय टेबल में जाए और वहां पर एम्प्लॉय आईडी के बेस पर एम्प्लॉय का नाम उठाए और वो नाम लाकर मुझे दे। ठीक है, तो अब इसमें दो चीज सीख लेंगे। पहला कि फंक्शन के अंदर क्वेरी लिखी कैसे जाती है ना, और दूसरा कि फंक्शन से अभी हम जो रिटर्न कर रहे हैं वो तो एक वैल्यू या एक एक्सप्रेशन है। इस बार फंक्शन रिटर्न क्या करेगा? टेबल के अंदर से जो एक वैल्यू आई है वो रिटर्न करेगा। तो वो करेगा कैसे? तो दो चीज एक साथ इस प्रोग्राम में हम सीखने जा रहे हैं। क्रिएट फंक्शन F3 क्या मांगेगा हमसे? एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी इंटीजर होगी, तो मान लो मैंने इसको कर दिया EID। ठीक है, रिटर्न क्या करेगा? वेरकेर। वेरकेर के साथ हमेशा क्या बताते हैं? साइज, क्योंकि हम एम्प्लॉय का नाम रिटर्न करना चाहते हैं। तो हमारे ब्रेन में ये होना चाहिए कि हम फंक्शन जो बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं। ठीक है, सही लिख गया। बिगिन। अब अगर हम टेबल से कुछ सेलेक्ट करके रिटर्न करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? पहले फंक्शन के अंदर एक लोकल वेरिएबल क्रिएट करना होगा। जैसे हम पाइथन के फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल बनाते हैं, उसी तरह से फंक्शन जो MySQL के अंदर हम बना रहे हैं इसके अंदर भी लोकल वेरिएबल बनाए जा सकते हैं। और लोकल वेरिएबल बनाने के लिए हम बिगिन के बाद क्या लिखेंगे? डिक्लेयर। डिक्लेयर कीवर्ड से हम क्या बनाते हैं? फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर किसे डिक्लेयर कर रहे हो? हमने कहा नेम को। एक नेम नाम से बना दिया वेरिएबल। अब ये आपकी मर्जी है, आप इसे किसी भी नाम से बना दो। तो मैंने इसको ई नेम बना दिया क्योंकि मुझे लग रहा नेम नाम से कुछ होता है। ई नेम, और इसका डेटा टाइप क्या कर दिया? वेरकेर 20। तो इस लाइन का यूज करके हम ई नेम नाम से एक वेरिएबल बना रहे हैं, जो आपकी मर्जी है किसी नाम से बना सकते हैं। डिक्लेयर कीवर्ड है वो यही लिखना है, उसमें आपकी मर्जी नहीं चलेगी। उसके बाद इस वेरिएबल को किस टाइप का बनाएंगे? वो डेटा टाइप लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट। क्या सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय टेबल से? एम्प्लॉय का नाम। तो वहां पर कॉलम का नाम क्या था? ई नेम था, एम्प्लॉय नेम था? वहाँ ई नेम था, ठीक है, जो आप कह रहे हैं मान लेते हैं। सेलेक्ट ई नेम इनटू वो लोकल वेरिएबल जो आपने बनाया है। अब कोइंसिडेंटली उसका नाम मैंने ई नेम रख दिया है, लेकिन इसका नाम आप आई रख दो तो यहाँ लिखेंगे इनटू आई। अगर उसका नाम ई नेम रखा है तो लिखोगे ई नेम। ये कॉलम का नाम है टेबल के जो सेलेक्ट होकर आएगा। ये जो भी कॉलम से वैल्यू सेलेक्ट होकर आएगी वो जिस लोकल वेरिएबल में स्टोर होगी वो ये रहा। तो ये आपने पहले ही बना लिया था। ठीक है, सेलेक्ट ई नेम इनटू ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर। एम्प्लॉय आईडी था, ई आईडी था? एम्प्लॉय आईडी। अब ध्यान नहीं आ रहा, जो भी था चलो एक काम करते हैं, लिख ही रहे हैं, क्यों समय खराब करें। MySQL का एक इंस्टेंस और चला लेते हैं, देख लेते हैं। मैं भी पहली बार कर रहा हूँ। सेलेक्ट एस्ट्रेक फ्रॉम EMP। EMP आईडी है और यहाँ ई नेम है। ठीक है, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू EID। ठीक है, ये टेबल का कॉलम है। ठीक है, और ये जो लोकल वेरिएबल हमने बनाया डिक्लेयर करके वो है।
तो इसका नाम अगर मैंने आई रखा होता तो मैं यहाँ पर आई लिखता। अब इससे क्या होगा, सेलेक्ट क्वेरी से एम्प्लॉय आईडी जहां मैच होगी उसका एम्प्लॉय का नेम इस ई नेम वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाएगा। अब इसी को क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। तो रिटर्न के आगे आप क्वेरी नहीं लिख सकते, रिटर्न के आगे आप क्वेरी लिख सकते, रिटर्न के आगे कोई वैल्यू, कोई एक्सप्रेशन, कोई वेरिएबल, ये 3 चीज लिख सकते हैं। ठीक, अभी समस्या आएंगी, करेंगे डिस्कस। रिटर्न और उसके बाद एंड, सेलेक्ट F3 एम्प्लॉय आईडी 102 और क्या चाहिए, इसका नाम चाहिए, ठीक है, एज नेम। चलो, कह रहा है 102 नल, इसका मतलब है कि 102 वहां पर है ही नहीं। तो जो आपने वेयर क्लॉज में कंपैरिजन करके डेटा को निकाला है, अगर वो एम्प्लॉय आईडी वहां पर नहीं एग्जिस्ट करती है तो एरर नहीं आएगी, रिजल्ट में क्या वापस आएगा, नल। तो सर दूसरा करके दिखा दो, 101, तो कोई नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, देख लेते हैं, ये बात भी सही है। 102 तो है, 102 पे नल क्यों आ रहा है, 102 पे तो डेटा आना चाहिए। नहीं, हम जो ऑलरेडी अब 9 to 11 में चल रहे हैं ना, देखते हैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने। सेलेक्ट F3 102 पहुंचा यहाँ पर, सेलेक्ट ई नेम इनटू ई नेम फ्रॉम EMP वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू EID, EID की वैल्यू वही होगी जो मैंने पास करी है। तो 102 पर ई नेम है तो मोनो, ईमेल रिटर्न ई नेम, चलो फटाफट से चलते हैं। क्रिएट फंक्शन, अब F3 नाम से तो बनेगा नहीं क्योंकि F3 नाम से बन चुका है। F4 बिगिन डिक्लेयर EN कर दिया इसको, ठीक है, EN सेलेक्ट ई नेम इनटू EN फ्रॉम EMP वेयर EMP ID इक्वल टू EID, रिटर्न EN और एंड। सेलेक्ट F4 और इसको पास कर दिया मैंने 102। चलो ऐसे ही देखते हैं, ठीक है, और एज नेम, हाँ तो वही था। तो इस बार क्या सीखा हमने कि लोकल वेरिएबल का नाम वो नहीं बनाना है जो किसी कॉलम का नाम है, जबकि कोई गलती नहीं आई थी वहां पर, अगर कोई एरर आ रही होती तो शायद हम समझ जाते। ठीक है, चलो अब सर किसी और का चाहिए, मान लो एक और है, यह 1002 1002, अब कुछ भी लिख दो तो नल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना फंक्शन बना पाए। अब फंक्शन के साथ समस्या क्या है वो देखो। फंक्शन के साथ समस्या यह है कि आप चाहते हैं कि हमें वो सारे एम्प्लॉय के नाम दे दो जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है, या मैं बताऊंगा कितने से ज्यादा है। तो जब फंक्शन में कॉल करूंगा तो बताऊंगा ये सैलरी अमाउंट है, मुझे वो सारे एम्प्लॉय के नाम दे दो जिनकी सैलरी इस अमाउंट से ज्यादा हो।
अभी तक आप क्या कर रहे हो, जितने फंक्शन बना रहे हो उनसे एक वैल्यू रिटर्न हो रही है, चाहे वो सिंगल 10 था, चाहे वो 2 नंबर का एडिशन सिंगल वैल्यू था, चाहे एक एम्प्लॉय का नाम था। अब आप पहली बार कुछ ऐसा करने जा रहे हो जिससे हम फंक्शन को कहेंगे कि फंक्शन अपना काम करो और हमें उस काम से एक से ज्यादा वैल्यू एज ए रिजल्ट चाहिए, वो ला कर दो। बना क्रिएट फंक्शन F5 और मैं इसको सैलरी दे रहा हूं, ई सेल रिटर्न्स करेगा varchar डिटरमिनिस्टिक बिगिन, डिक्लेयर कर दिया, सबके नाम चाहिए, ई नेम। अब देखो कुछ दिमाग में अभी आ गया होगा कि इस ई एन वेरिएबल में कितने नाम रख लोगे आप, 1 रख लोगे, 2 रख लोगे, 3 रख लोगे, 10 रख लोगे, और आपको कैसे पता कितने वेरिएबल बनाने चाहिए? अगर आप ये सोच रहे हो कि एक वेरिएबल में एक नाम आएगा, तो आपको क्या पता कि आप जो सैलरी देंगे उस सैलरी से ग्रेटर या जो जो आप लिखने जा रहे हैं कितने वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि उतने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे फिर से पहले से। पॉसिबल नहीं है, तो हमने अभी एक ही बना दिया। तो अब यहाँ पर हमने अपनी क्वेरी लिख दी, सेलेक्ट ई नेम इनटू ई एन फ्रॉम EMP where employer salary is greater than E salary। तो जो भी हम ई सेल देंगे उससे बड़ी जितनी सैलरी के एम्प्लॉय के नेम है वो सब ले आओ और सबको रिटर्न कर दो। यहाँ तक तो सब ओके है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। सेलेक्ट F5 मैंने दे दिया 50,000, 50,000 से ज्यादा के जितने हैं सब ले आओ, कोई नहीं है, तो मैंने कर दिया 30,000, 1 2 3 4 5, देखते हैं पांचों नाम ला कर देगा, कोई बात नहीं। रिजल्ट कंसिस्टेड ऑफ मोर देन 1 रो, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा वो एक रो में नहीं दिखा सकते, एक से ज्यादा रो, क्योंकि एक से ज्यादा वैल्यूज आई होंगी, हर वैल्यू एक रो पर आउटपुट में दिखाई गई है। तो अगर 5 वैल्यू आई हैं तो 5 रो बनेंगे रिजल्ट में, नहीं पॉसिबल। फंक्शन का ड्रॉबैक, फंक्शन अपना काम करने के बाद मैक्सिमम एक ही रिजल्ट वापस कर सकता है, एक से ज्यादा रिजल्ट वापस नहीं कर सकता। सोचिए अगर मैं इस फंक्शन को बैंक के सर्वर पे बना के डाल दूं और पेटीएम एटीएम इसे कॉल करे, तो अंदर ट्रांजैक्शन आईडी बनी, ऑर्डर आईडी बनी, डेट टाइम बना, अपडेटेड बैलेंस, मुझे सारा वापस करवाना है पेटीएम को, सब दिखाएगा ना, ऑर्डर आईडी ये है, ट्रांजैक्शन आईडी ये है, अपडेटेड बैलेंस ये रह गया। अब अगर मैं वो फंक्शन बना दूं और मैं इमेजिन करूं कि वो कोड मैं किसी डेटाबेस के इस फंक्शन में बना रहा हूं, तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि फंक्शन क्या बोलेगा, मुझसे जो करवाना है करवा लो, लेकिन वापस तो मैं एक ही चीज करूंगा, सिंगल वैल्यू ही वापस करूँ, एक चीज सिंगल वैल्यू ही मैं वापस करूंगा। एक से ज्यादा वैल्यू अगर वापस करवानी है तो मेरे पास मत आना, तो फिर कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? सिंगल वैल्यू हो गई, एक ही रिकॉर्ड होगा, क्योंकि कॉलम भी एक ही होगा, कॉलम भी एक होगा, रिकॉर्ड भी एक होगा। काश यहाँ पर कोई लिस्ट टपल सेट जैसा कोई टॉपिक होता जो पाइथन में हम पढ़ते थे, तो वो नहीं है। तो इसी समस्या का समाधान देने के लिए PL/SQL के अंदर दूसरा कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया, प्रोसीजर। तो जो प्रोसीजर है उसको हम स्टोर्ड प्रोसीजर भी कहते हैं। तो स्टोर्ड प्रोसीजर और स्टोर्ड फंक्शन में बस एक ही डिफरेंस होता है, दोनों का पर्पज एक ही है, लॉजिक लिखना, दोनों का पर्पज एक ही है, जो भी कोड आप लिख रहे हैं उसको कभी भी आप कॉल करके यूज कर सकते हैं, दोनों को ही कॉल करना पड़ता है, अपने आप डिफाइन करने से कोई नहीं चलता। डिफरेंस बस एक ही बात का है कि प्रोसीजर से आप मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, जितनी चाहे उतनी वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, और जितने चाहे उतने कॉलम, जितने चाहे उतनी रो, आप पूरी तरह से आजाद हो जाते हैं। लेकिन प्रोसीजर का ड्रॉबैक है, प्रोसीजर पे आप कांस्टेंट नहीं लगा सकते कि आप डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते या पढ़ नहीं सकते, या वो सब कुछ कर सकता है। तो प्रोसीजर के अंदर कैरेक्टरिस्टिक वाला चैप्टर नहीं होता, वहां पर बाय डिफॉल्ट प्रोसीजर की कैरेक्टरिस्टिक डिटरमिनिस्टिक ही होती है, आपको बताना ही नहीं है। मतलब प्रोसीजर बनेगा तो वो सारे काम कर सकता है, आपसे पूछेगा नहीं कि मैं ये करूं या ना करूं टेबल में जाकर,
तो जो कहोगे वो कर देगा, जिसकी क्वेरी लिखोगे वो क्वेरी चलेगी वहां। तो इसीलिए ज्यादातर लोग पसंद करते हैं प्रोसीजर बनाना रादर देन फंक्शन बनाना। इंटरव्यू के अंदर 100 इंटरव्यू देने जाओगे तो 100 के 100 में आपसे प्रोसीजर पूछा जाएगा, किसी भी इंटरव्यू के अंदर फंक्शन आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हो सकता है बहुत से इंटरव्यू में ये पूछा जाए कि डिफरेंस क्या है प्रोसीजर और फंक्शन। अब वो डिफरेंस आप तभी बता पाओगे जब आपने अभी 20 मिनट जो लगाए वो लगाए होंगे अपनी लाइफ में, है ना। तो अब तो हमारा टाइम हो गया पूरा, आज तो नहीं, अगली क्लास में माई स्क्वेल पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसमें क्या रह गया है, हमारा प्रोसीजर वाला रह गया है, लगभग 40 से 45 मिनट लगेंगे प्रोसीजर पूरा होने में, और उसके बाद ट्रिगर 45 मिनट ही लगभग ट्रिगर में रखें। तो अगले सैटरडे क्लास होगी, संडे ऑफ रहेगा दिवाली के लिए, तो अगला सिर्फ सैटरडे ही क्लास होगी, और सैटरडे को माई स्क्वेल का चैप्टर पूरा कंप्लीट हमारा हो जाएगा। प्रोजेक्ट बनेगा माई स्क्वेल के बाद। अब जैसा मैंने बंद कर दिया अभी, अब मैं दोबारा चलाऊं तो क्या आपको लगता है कि व्यू हमारा डिलीट हो गया होगा या होगा अभी? होगा। तो यही कहना का मतलब था कि व्यू में एक बार जो क्वेरी लिख दी वो कभी भी यूज कर सकते हो। तो अब आप यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम माई वर्चुअल का मतलब व्यू के पास ये जो डेटा आप देख रहे हैं रिजल्ट में, ये व्यू के पास है ही नहीं। कहाँ से लाया है वो टेबल से लाया है, इस बात में वो वर्चुअल है, उसके पास अपना डेटा नहीं है। जब तो व्यू एग्जिस्ट करता है उसका नाम, उसके पास डेटा एग्जिस्ट नहीं करता। डेटा वो कहाँ से लाता है, टेबल से लाता है। एग्जैक्ट। वह बताइए। सर जो ये फंक्शंस बना दिए, अब मेरे को पता नहीं मैंने कौन सा फंक्शन किस लिए बनाया था, कैसे पता रहेगा? नहीं तो आपको फंक्शन नाम F1 F2 रखनी नहीं चाहिए, आपको फंक्शन नाम मीनिंगफुल रखना चाहिए। ऐड, एडिशन, मल्टीप्लाई, फैच डेटा, फैच एम्प्लॉय नेम, फैच डिटेल, ऐसे नाम रखने चाहिए। इसका कोई आंसर नहीं है कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फंक्शन क्या काम कर रहा है। बनाने वाले की जिम्मेदारी है कि फंक्शन का नाम रीडेबल रखे, जैसे कि फंक्शन हम देख कर पता चल जाए कि क्या करता होगा। ये भी नहीं पता चल सकते कि फंक्शन मैंने ये इतने बना रखे हैं कि कौन कौन से बने हुए हैं, ये भी नहीं पता लगेगा? ये एक बार हम पता कर सकते होंगे शायद। चलो एक बार देखूंगा मैं, इसका तो है सिंटैक्स पता करने का कि फंक्शन कितने बनाए हैं। तो शो से और डिलीट कैसे होगा सर, ड्रॉप से? हाँ, किसी फंक्शन को ड्रॉप करने के लिए जो चीज क्रिएट से क्रिएट होती है ड्रॉप से ड्रॉप होती है, जैसे ड्रॉप टेबल ऐसी ड्रॉप फंक्शन। प्रीति बताइए। सर पाइथन में हम उप्स भी पढ़ेंगे ना? हाँ जी पढ़ेंगे। ये इसके बाद स्क्वेल के बाद? हाँ, इसके बाद आपका फाइल एंडिंग आएगा, फिर कॉन्सेप्ट आएंगे, फिर प्रोजेक्ट बनेगा। ओके ठीक है सर। हाँ जी बताओ। हाँ जी। हम्म। तो दोबारा अनइंस्टॉल कर लो, अनइंस्टॉल एक बार और दोबारा करना पड़ेगा आपको। और दोबारा इंस्टॉल करें फायदा नहीं है, वो पुराना वाला उठाएगा। अगर अनइंस्टॉल करके आपने दोबारा इंस्टॉल करा ना मैं SQL, तो पासवर्ड पुराना वाले उठाएगा, वो नया पूछेगा नहीं आपसे। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले अनइंस्टॉल करेंगे, और अनइंस्टॉल करने के बाद MySQL को 2 फोल्डर रहते हैं कंप्यूटर में, एक प्रोग्राम डेटा में बनता है और एक प्रोग्राम फाइल में बनता है। उनको डिलीट करना है, तब वो पुराना पासवर्ड को भूल जाएगा। एक
आपको मिलेगा प्रोग्राम फाइल फोल्डर में सी के अंदर, और एक सी के अंदर प्रोग्राम डेटा फोल्डर में मिलेगा, और दोनों ही का नाम MySQL होगा। तो वो डिलीट करना है। आपका नाम क्या है? आपका आपका आर्यमान किसका नाम है क्लास में, है किसी का नाम? अगर आपने कोई क्वेरी चलाई, अब मैंने कहा वो सेव नहीं होगा, लेकिन आपने कहा नहीं मैंने चेक कर लिया सब सही है, सेव हो जाए। हाँ, डायरेक्ट हमारा जो एक्चुअल टेबल है वहां पे इफेक्ट ना होगा, पहले बीच में कहीं होना चाहिए। अब मुझे लगता है सबको सही करा है मैंने, तो फिर बीच वाले से मैं कहूँगा परमानेंट कर दो, फिर कमिट कर देंगे। कमिट करते ही सारे सेव पॉइंट रिलीज हो जाते हैं उस ट्रांजेक्शन के, ना कि सारी ट्रांजेक्शन के। हाँ डिलीट कर दो, शिफ्ट डिलीट कर दो। हमारे पास कोई भी वो कोई GUI प्रोग्रामिंग मुस्कान, पहले MySQL के बाद 2-3 टॉपिक हैं जो कुछ लोगों के रह गए हैं, लाइक लूप्स, कॉन्सेप्ट, फाइल हैंडलिंग। उसके बाद GUI प्रोग्रामिंग कराएंगे, फिर प्रोजेक्ट बनेगा। थिंग इज होगा, है ना, इसी बैच में आगे कंटिन्यू होगा, लेकिन जस्ट MySQL के बाद नहीं होगा। MySQL के बाद पहले 2-3 टॉपिक रह गए हैं कुछ लोगों के, वो पढ़ाऊंगा। काफी लोगों के वो हो गए हैं, कुछ ही लोगों के रह गए हैं, उसके बाद फिर प्रोजेक्ट कराऊंगा। वैभव, सर जो ये हमने फंक्शन में आर्गुमेंट पास किए, हम पाइथन में क्या करते थे, इनपुट लेना होता था तो हम कमांड डाल देते कि हमें इनपुट क्या चाहिए। अब ये तो हमें पता लग गया कि हमने आर्गुमेंट क्या डाला है, हमें तो पता है, लेकिन दूसरा यूजर कैसे पता लगाएगा कि हमने कमांड में क्या डाला था? तो इसका तो एक ही तरीका है, कमेंट साथ में लिखते चलेंगे। जिसने आपको ये बनाया है, स्टोर्ड फंक्शन बनाए हैं, जी, उसको उसके अंदर कमेंट लिख देना चाहिए, या इसका अलग से एक फाइल में डॉक्यूमेंट बनाना। फंक्शन तो हम देख ही नहीं सकते ना सर, फिर वो कमेंट का क्या फायदा? इसका सेपरेट डॉक्यूमेंट बनाएंगे, जैसे कोई नोटपैड फाइल या कोई वर्डपैड अच्छा फाइल अच्छा अच्छा। इस तरह से। तो ये देखो, MySQL इज नॉट ए लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। हम सिर्फ डेटाबेस से रिलेटेड कोई प्रोग्रामिंग है उसके लिए सिर्फ फंक्शन आ रहे हैं। कोई एक ऐसा काम जो हम पाइथन में या जावा में, सी में कर सकते हैं, उन पर्पज के लिए सेम हम यहाँ फंक्शन नहीं बना रहे हैं। हम यहाँ फंक्शन बनाने का मोटिव है कि भाई टेबल से इंटरेक्शन करने के लिए कुछ लॉजिक लिखना था, इसलिए यहाँ बना रहे हैं। जी सर। तो वो प्रॉपर कोडिंग जो आप कह रहे हैं वो सी जावा में ही होगी, ये वो लैंग्वेज नहीं है उस तरह की कोडिंग करने की। हाँ ये भी करो, ये भी करो। MySQL के जितने फोल्डर आ रहे हैं, जितने ऑप्शन आ रहे हैं, सारे करेंगे डिलीट। जितने MySQL के सारे डिलीट कर दिए दोनों फोल्डर डिलीट। तो यहाँ से भी तो अनइंस्टॉल करो, ये सब करना पड़ेगा अनइंस्टॉल। आपका नाम क्या है? हम्म, चलिए अगले फ्राइडे मिलेंगे टाइम पे। नहीं तो यहाँ कराते हैं वो, और जो पहले से जो मैंने आपको एसक्यूएल फाइल दिखाई थी है, जिसको मैं देख देख के कभी देखता हूँ, रेफर करता हूँ, वाली फाइल, तो वो तो पहले भेज रखी है ना।